रात का ये वक्त बहुत खास होता है। मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी धीमी कर लीजिए। कमरे की लाइट अगर जल रही है तो उसे हल्का कर दीजिए और आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। ये कहानी किसी जल्दी में सुनने के लिए नहीं है। ये कहानी है धीरे धीरे मन को शांत करने के लिए, दिन भर की थकान को उतारने के लिए। अगर आपको ऐसी लंबी, सुकून देने वाली ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हर रात आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहें। अब अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कीजिए और मेरी आवाज़ के साथ उस कहानी में उतर जाइए जहाँ समय बहुत धीमे बहता है। नदी के किनारे बसा वो गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था। चारों तरफ मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और बीच से होकर बहती एक चौड़ी नदी। दिन में नदी अपने काम में लगी रहती, पानी खेतों तक पहुंचाती, बच्चों को नहलाती और औरतों के हाथों से बातें करती हुई आगे बढ़ जाती। लेकिन रात होते ही नदी का रूप बदल जाता। चांद की रोशनी जब सीधे उसके पानी पर गिरती तो लगता जैसे नदी ने चांदी की चादर ओढ़ ली हो। उसी गांव में रहता था माधव। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। माधव के साथ उसकी पत्नी गौरी रहती थी और उनका छोटा सा बेटा केशव। तीनों का घर नदी से ज्यादा दूर नहीं था। रात को जब हवा चलती तो नदी की ठंडी खुशबू उनके आंगन तक आ जाती। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। पूरा गांव धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रहा था। कहीं से बैलों की घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी, कहीं से चूल्हे पर छड़ी आखिरी रोटी की खुशबू। गौरी ने केशव को सुला दिया था। केशव की सांसें अब बराबर चल रही थीं। माधव आंगन में खाट पर बैठा नदी की तरफ देख रहा था। चांद पूरा था, गोल और चमकदार। माधव के मन में उस वक्त कोई भारी बात नहीं थी, बस एक सुकून था। उसे याद आया कि उसके बाबा बताया करते थे कि ये नदी बहुत पुरानी है। जब ये गांव बसा भी नहीं था तब भी ये नदी यहीं बहती थी। कितनी पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन नदी वहीं रही। माधव को लगा जैसे नदी सब कुछ याद रखती है। थोड़ी देर बाद गौरी भी आंगन में आकर खाट के पास बैठ गई। उसने धीमी आवाज में कहा कि आज चांदनी कुछ ज्यादा ही सुंदर है। माधव ने सिर हिलाया। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। गांव की रातें ऐसी ही होती थीं, जहां चुप्पी भी बोझ नहीं लगती थी। उसी वक्त दूर से किसी के कदमों की आहट आई। वो थे हरिराम, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी। सफेद बाल, झुकी कमर और आंखों में एक अलग सी चमक। हरिराम अक्सर रात में नदी किनारे टहलते थे। लोग कहते थे कि उन्हें नींद कम आती है, या शायद उन्हें नींद से ज्यादा ये रातें पसंद हैं। हरिराम धीरे धीरे चलते हुए माधव के आंगन के पास रुके। माधव ने उन्हें देखा और उठकर आदर से प्रणाम किया। हरिराम ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और खाट के किनारे बैठ गए। गौरी ने तुरंत अंदर से थोड़ा पानी लाकर उन्हें दिया। हरिराम ने पानी पिया और नदी की तरफ देखते हुए बोले कि आज की रात बहुत कुछ कह रही है। माधव ने पूछा कि क्या कह रही है। हरिराम हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हर चांदनी रात किसी कहानी को जगाती है, बस सुनने वाला चाहिए। माधव और गौरी दोनों चुपचाप सुनने लगे। हरिराम की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक ठहराव था। उन्होंने बताना शुरू किया कि जब वो छोटे थे तब उनके बाबा भी इसी नदी के किनारे बैठकर उन्हें कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों में राजा भी थे, साधु भी और साधारण लोग भी, जैसे ये गांव के लोग। हरिराम ने बताया कि बहुत पहले इसी नदी के किनारे एक छोटा सा बसावट थी। तब ये गांव इतना फैला हुआ नहीं था। लोग नदी से डरते भी थे और प्यार भी करते थे। डर इसलिए कि बाढ़ आती थी और प्यार इसलिए कि वही नदी उनकी जिंदगी थी। माधव को लग रहा था कि हरिराम की बातें उसे कहीं बहुत अंदर तक खींच रही हैं। हवा और ठंडी हो गई थी। चांदनी और गहरी लगने लगी। गांव के कुत्ते भी अब चुप हो गए थे। हरिराम ने कहा कि उस पुराने समय में भी एक परिवार था, जो ठीक माधव के परिवार जैसा ही था। एक आदमी, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा। उनके नाम भी अलग नहीं थे, बस जमाना अलग था। आदमी मेहनती था, दिन भर खेत में काम करता और रात को नदी किनारे बैठकर चुपचाप पानी को देखता। गौरी ने धीरे से पूछा कि फिर क्या हुआ। हरिराम ने कहा कि उस कहानी में जल्दी कुछ नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे चलता है, जैसे ये नदी। उन्होंने कहा कि उस आदमी की जिंदगी भी शांत थी, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया।
माधव की आंखें अब आधी बंद हो चुकी थीं, लेकिन उसका मन पूरी तरह जाग रहा था। उसे लगा जैसे वो खुद उस पुराने समय में पहुंच गया हो। हरिराम की आवाज लोरी जैसी लग रही थी। हरिराम ने आगे कहा कि उस रात भी चांद पूरा था। नदी वैसे ही चमक रही थी जैसे आज चमक रही है। गांव वैसे ही सोया हुआ था, लेकिन उस आदमी को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर नदी किनारे चला गया था, ठीक वैसे ही जैसे हरिराम आज टहलते हुए आते हैं। यहां आकर हरिराम थोड़ी देर चुप हो गए। हवा में बस नदी की आवाज थी। माधव और गौरी दोनों कुछ नहीं बोले। वो जानते थे कि कहानी यहीं रुकनी चाहिए ताकि मन खुद आगे बढ़े। हरिराम ने धीरे से कहा कि बाकी की कहानी फिर कभी। ये कहते हुए वो उठे और अपनी छड़ी संभालते हुए आगे बढ़ गए। उनकी परछाई चांदनी में लंबी होती चली गई। माधव काफी देर तक वहीं बैठा रहा। गौरी ने उसे अंदर चलने को कहा। दोनों खाट से उठे और धीरे से अंदर चले गए। केशव गहरी नींद में था। माधव लेटते हुए भी नदी की आवाज सुन रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और मन में बस एक ही बात थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नदी की तरह ये कहानी भी आगे बहती रहेगी। इसी एहसास के साथ माधव नींद में डूब गया और गांव की चांदनी रातें खामोशी से सबको अपनी गोद में सुलाती रहीं। रात और गहरी हो चुकी थी। गांव के ज्यादातर घरों में अब दीपक बुझ चुके थे। बस कहीं कहीं से हल्की सी खांसी की आवाज या फिर किसी बच्चे के करवट बदलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। माधव नींद में था, लेकिन उसकी नींद पूरी तरह गहरी नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे नदी की आवाज उसके सपनों में भी बह रही है। उसी सपने में उसे हरिराम फिर दिखाई दिए। वही धीमी चाल, वही झुकी कमर और वही ठहरी हुई आवाज। हरिराम नदी के किनारे बैठे थे और हाथ से पानी को छू रहे थे। माधव ने सपने में ही उनसे पूछा कि आगे क्या हुआ। हरिराम ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे नदी की तरफ इशारा कर दिया। माधव की नींद खुल गई। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। गौरी पास में गहरी नींद में थी और केशव की सांसें बराबर चल रही थीं। माधव धीरे से उठा ताकि किसी की नींद न टूटे। उसे लगा जैसे उसका मन उसे फिर नदी की तरफ बुला रहा है। वो चुपचाप बाहर निकला। आंगन में वही ठंडक थी, वही सन्नाटा। नदी की तरफ जाते हुए उसे अपनी पदचाप भी बहुत तेज लग रही थी, इसलिए वो और धीरे चलने लगा। नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा कि पानी अब भी चांद की रोशनी में चमक रहा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। माधव वहीं बैठ गया, ठीक उसी जगह जहां हरिराम अक्सर बैठते थे। उसे याद आया कि हरिराम ने कहा था कि हर चांदनी रात कोई कहानी जगाती है। शायद आज रात वही कहानी आगे बढ़ना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई और भी वहां है। मुड़कर देखा तो हरिराम ही थे। इस बार वो सपने में नहीं, सच में सामने खड़े थे। माधव थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसे अजीब सा सुकून मिला। उसने प्रणाम किया। हरिराम पास आकर बैठ गए। हरिराम ने कहा कि कुछ रातें होती हैं जो सोने नहीं देती। माधव ने सिर हिलाया। उसने कहा कि उसे वही कहानी याद आ रही थी जो अधूरी रह गई थी। हरिराम हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां सुनने वाला तैयार होता है। हरिराम ने नदी की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि उस पुराने समय में जिस आदमी की वो बात कर रहे थे, उसका नाम भी माधव ही था। संयोग नहीं था, बस समय का खेल था। उसकी पत्नी का नाम भी गौरी था और बेटे का नाम केशव। जैसे आज का परिवार, वैसे ही तब का भी था। उस पुराने माधव की जिंदगी भी साधारण थी। सुबह खेत, दोपहर आराम, शाम नदी और रात घर। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वो नदी किनारे बैठा सोच रहा था कि जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी या कभी कुछ बदलेगा। नदी उस वक्त भी चुपचाप बह रही थी।
लेकिन अचानक पानी में हलचल हुई। पुराने माधव ने देखा कि कोई चीज बहती हुई उसकी तरफ आ रही है। पहले उसे लगा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आई उसे महसूस हुआ कि वो कोई डलिया है। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने डलिया को पकड़कर बाहर निकाला। डलिया के अंदर एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा गहरी नींद में था, जैसे नदी की लहरों ने उसे सुला दिया हो। पुराने माधव को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने चारों तरफ देखा। रात खामोश थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने बच्चे को उठाया और सीधा अपने घर ले गया। उसकी पत्नी गौरी चौंक गई। उसने पूछा कि यह बच्चा कहां से आया। माधव ने पूरी बात बताई। गौरी ने बच्चे को देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसे लगा जैसे ये बच्चा कोई बोझ नहीं, बल्कि कोई जवाब है किसी सवाल का जो जिंदगी ने बहुत पहले पूछा था। उन्होंने तय किया कि सुबह होने तक वो बच्चे को अपने पास रखेंगे। सुबह गांव वालों से पूछेंगे। रात धीरे धीरे बीत गई। नदी वैसे ही बहती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह गांव में हलचल मच गई। लोग बच्चे को देखने आए। कोई नहीं जानता था कि बच्चा किसका है। किसी ने कहा कि शायद बाढ़ में बहकर आया होगा। किसी ने कहा कि नदी ने खुद इसे यहां छोड़ा है। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि बच्चे को यहीं रखा जाए जब तक कोई उसे लेने न आए। दिन बीतते गए, कोई नहीं आया। बच्चा धीरे धीरे उसी घर का हिस्सा बन गया। हरिराम की आवाज यहां थोड़ी और धीमी हो गई। उन्होंने कहा कि वो बच्चा बड़ा हुआ उसी घर में, उसी नदी के किनारे। समय बदला, लोग बदले, लेकिन कहानी आगे बढ़ती रही। माधव ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ कहानी नहीं सुन रहा, बल्कि अपने ही जीवन का कोई पुराना सपना देख रहा है। नदी की आवाज अब उसे और गहरी लगने लगी थी। हरिराम ने कहा कि उस बच्चे के आने के बाद उस घर की जिंदगी बदल गई। खुशियां भी आईं और परेशानियां भी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उस रात नदी ने उस परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर हरिराम उठे। उन्होंने कहा कि आगे की कहानी आसान नहीं है, लेकिन सुनने लायक जरूर है। माधव ने पूछा कि क्या वो फिर सुनाएंगे। हरिराम ने कहा कि जब अगली रात तैयार होगी, कहानी खुद चलकर आएगी। ये कहकर हरिराम धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। माधव कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर उसे ठंड लगने लगी। वो वापस घर की तरफ चला। लेटते वक्त उसने गौरी की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसकी सांसों में भी नदी की लय है। केशव करवट बदलकर सो रहा था। माधव ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में अब वही पुरानी कहानी बह रही थी जो अभी पूरी नहीं हुई थी। नदी की तरह जो बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। सुबह की हल्की रोशनी नदी के ऊपर फैल रही थी। चांद अब धीरे धीरे फीका पड़ चुका था, लेकिन रात की ठंडक अब भी हवा में बनी हुई थी। माधव की आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत लंबा सपना देखा हो जो अभी खत्म नहीं हुआ। वो कुछ देर यूं ही लेटा रहा, नदी की आवाज को महसूस करता हुआ। गौरी उठ चुकी थी। चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया था। केशव अब भी सो रहा था। गौरी ने माधव की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। माधव ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि कुछ रातें बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती हैं। माधव के मन में बार बार हरिराम की बातें घूम रही थीं। पुराने समय वाला माधव, नदी से मिला बच्चा और वो बदलती हुई जिंदगी। उसे लग रहा था जैसे ये सब सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि कोई याद है जो नदी ने संभाल कर रखी है। दिन धीरे धीरे बीता। माधव खेत गया, लेकिन मन वहां टिक नहीं रहा था। हल चलाते हुए भी उसे लगता रहा कि नदी उसे बुला रही है। दोपहर को वो जल्दी लौट आया। गौरी ने कुछ पूछा नहीं, बस खाने की थाली सामने रख दी। शाम होते होते आसमान फिर से शांत हो गया। सूरज ढलते ही गांव की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ गई। लोग
अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे। बच्चों की आवाजें भी धीरे धीरे कम हो गईं। माधव को यकीन था कि आज रात फिर कुछ होगा। उसे नहीं पता था क्या, लेकिन मन तैयार था। जैसे ही अंधेरा गहराया, वो फिर नदी की तरफ चल पड़ा। इस बार उसके कदमों में कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक अपनापन था। नदी किनारे पहुंचते ही उसे हरिराम दिखे। वही जगह, वही खामोशी। हरिराम पहले से बैठे थे, जैसे माधव का इंतजार कर रहे हों। माधव ने पास जाकर बैठते हुए प्रणाम किया। हरिराम ने कहा कि कुछ कहानियां एक रात में नहीं खुलती, उन्हें समय चाहिए, जैसे बीज को मिट्टी में दबे रहना पड़ता है। माधव चुपचाप सुनता रहा। हरिराम ने फिर पुराने समय की बात शुरू की। उन्होंने बताया कि उस बच्चे के आने के बाद पुराने माधव और गौरी की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। गांव वाले पहले तो मदद को आए, लेकिन फिर सवाल भी पूछने लगे। कुछ लोग कहते थे कि नदी से आए बच्चे का होना शुभ है। कुछ कहते थे कि ये मुसीबत भी ला सकता है। पुराने माधव ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने खेत में काम किया और रात को नदी के पास बैठता रहा। वो बच्चा बड़ा होने लगा। उसकी हंसी पूरे घर को भर देती थी। गौरी को लगता था जैसे उसके घर में फिर से रोशनी आ गई हो, लेकिन हर खुशी के साथ एक डर भी था। डर इस बात का कि कहीं कोई आकर बच्चे को ले न जाए। एक दिन गांव में बाहर से कुछ लोग आए। उनके कपड़े अलग थे, बोली अलग थी। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की। कहा कि उनके यहां एक बच्चा बह गया था, जिसे नदी ले गई। सुनते ही पुराने माधव का दिल डूब गया। गांव में खबर फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। पुराने माधव और गौरी ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। वो बच्चा अब चलने लगा था और पुराने माधव को पिता कहकर बुलाता था। बाहर से आए लोगों ने बच्चे को देखा। उन्होंने पहचानने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो बस गौरी की गोद में छुप गया। काफी देर तक बात चली। आखिरकार फैसला हुआ कि जब तक पूरी सच्चाई सामने न आ जाए, बच्चा यहीं रहेगा। बाहर से आए लोग कुछ दिन गांव में रुके। हर रात नदी के किनारे बैठते और चुपचाप पानी को देखते। हरिराम यहां थोड़ी देर रुके। हवा में बस झींगुरों की आवाज थी। माधव की आंखें भारी होने लगी थीं, लेकिन वो सुनता रहा। हरिराम ने आगे बताया कि उन दिनों नदी का मिजाज बदलने लगा। पानी थोड़ा उफनने लगा। पुराने लोग कहने लगे कि नदी कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। एक रात जोर की बारिश हुई। गांव के लोग जागते रहे। नदी का पानी किनारों को छूने लगा। पुराने माधव अपने घर के बाहर खड़ा रहा, बच्चे को सीने से लगाए हुए। उस रात उसे लगा कि नदी उससे बात कर रही है, जैसे कह रही हो कि जो दिया है उसे संभाल कर रखो, और जो लेना है वो समय आने पर खुद बता दूंगी। सुबह होते होते बारिश थम गई। नदी फिर शांत हो गई। बाहर से आए लोग भी कुछ दिनों बाद चले गए। बच्चा उसी घर में रह गया, लेकिन पुराने माधव के मन में वो रात हमेशा के लिए बस गई। हरिराम ने कहा कि उस बच्चे के साथ साथ पुराने माधव भी बदल गया। वो अब पहले से ज्यादा शांत हो गया था, जैसे उसने जिंदगी का कोई बड़ा मतलब समझ लिया हो। माधव को लगा जैसे हरिराम की बातें उसके दिल के अंदर उतर रही हैं। उसे अपने बेटे केशव का चेहरा याद आया। उसने गहरी सांस ली। हरिराम ने धीरे से कहा कि हर नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो समय भी बहाती है, और जो उसके किनारे रहता है वो कभी न कभी उसकी कहानी का हिस्सा बन ही जाता है। ये कहते हुए हरिराम उठे। उन्होंने कहा कि आगे की कहानी में इंतजार है, धैर्य है, और कुछ फैसले हैं जो आसान नहीं होते। माधव ने सिर हिलाया। हरिराम अंधेरे में खो गए। माधव देर तक नदी को देखता रहा। पानी चुपचाप बह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो वापस घर लौटा। गौरी और केशव सो रहे थे। माधव लेटते हुए मुस्कुराया। उसे लगा जैसे नदी की कहानी अब उसके अपने घर से होकर गुजर रही है। नींद धीरे धीरे उसकी आंखों पर उतरने लगी। नदी की आवाज अब किसी लोरी जैसी लग रही थी।
कहानी अभी बाकी थी, लेकिन आज के लिए इतना काफी था। रात फिर से उतर आई थी। आसमान साफ था, लेकिन चांद बादलों की हल्की ओट में छुपा हुआ था। नदी की आवाज आज कुछ ज्यादा गहरी लग रही थी, जैसे वो धीरे धीरे कोई पुरानी बात दोहरा रही हो। माधव की आंखें भारी थीं, लेकिन मन जाग रहा था। उसे लग रहा था कि कहानी अब किसी मोड़ की तरफ बढ़ रही है। गौरी और केशव सो चुके थे। घर में हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी। माधव ने करवट बदली, फिर एक लंबी सांस ली। उसे पता था कि आज भी नींद ऐसे ही नहीं आएगी। वो चुपचाप उठा और बाहर निकल आया। रात की ठंडक उसके पैरों को छूती हुई भीतर तक उतर गई। नदी किनारे पहुंचते ही उसने देखा कि हरिराम पहले से मौजूद थे। इस बार वो बैठे नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे पानी के साथ चल रहे थे, जैसे नदी की चाल को अपने पैरों में उतार रहे हों। माधव ने पास जाकर प्रणाम किया। हरिराम रुके और हल्की मुस्कान के साथ बोले कि कुछ कहानियां चलने से खुलती हैं। दोनों साथ साथ नदी किनारे चलने लगे। हरिराम ने फिर पुराने समय की बात छेड़ी। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, वैसे वैसे गांव की नजरें उस पर टिकने लगीं। कुछ लोगों की आंखों में अपनापन था, तो कुछ की आंखों में शक। पुराना माधव ये सब देखता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। वो जानता था कि डर बोलने से नहीं, चुप रहने से कम होता है। गौरी बच्चे को अपने पास रखती, उसे नदी के किनारे नहीं जाने देती, लेकिन बच्चा नदी की तरफ खींचता था, जैसे पानी उसे पहचानता हो। एक दिन बच्चा अचानक नदी किनारे चला गया। गौरी की नजर हटते ही वो पानी के पास पहुंच गया। पुराने माधव ने दूर से देखा और दौड़ पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन बच्चा पानी में नहीं उतरा। वो बस किनारे खड़ा होकर नदी को देख रहा था। पुराने माधव ने उसे गोद में उठाया। बच्चे ने नदी की तरफ इशारा करते हुए कुछ बुदबुदाया। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन भाव गहरे थे। पुराने माधव को लगा जैसे बच्चा नदी से कोई रिश्ता जोड़ रहा हो। उस रात पुराने माधव को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि नदी सिर्फ बीते हुए लोगों की कहानियां नहीं, आने वाले समय के इशारे भी देती हैं। वो देर तक बाहर बैठा रहा। पानी की लहरें उसके पैरों को छूती रहीं। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि नदी से आया बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। कोई कहता कि उस पर नदी का साया है। कोई कहता कि वो गांव के लिए कुछ बदल कर लाएगा। पुराने माधव ने सब सुना, लेकिन अनसुना कर दिया। समय आगे बढ़ता गया। बच्चा अब दौड़ने लगा था, बोलने लगा था। उसकी हंसी में अजीब सी ठंडक थी, जैसे नदी की ठंडी धार। गौरी कभी कभी उसे देखकर डर जाती थी, लेकिन फिर खुद को समझा लेती थी। एक साल ऐसा भी आया जब बारिश कुछ ज्यादा ही हुई। नदी का पानी रोज थोड़ा और ऊपर आ जाता। खेतों में पानी भरने लगा। गांव के लोग परेशान होने लगे। पुराने लोग कहने लगे कि ऐसी बारिश उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। एक रात नदी अचानक उफन पड़ी। पानी किनारों से बाहर आने लगा। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से निकल आए। पुराने माधव ने बच्चे को कंधे पर उठाया और गौरी का हाथ पकड़ लिया। चारों तरफ पानी ही पानी था। चांद बादलों में छुप चुका था। बस नदी की डरावनी आवाज थी। पुराने माधव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। गांव के लोग ऊंची जगह की तरफ भागे। पुराने माधव ने पीछे मुड़कर देखा। उसका घर अब पानी में आधा डूब चुका था। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस रात बहुत कुछ बह गया। मिट्टी के घर, अनाज, यादें, लेकिन सब कुछ नहीं बहा। कुछ लोग बच गए, कुछ रिश्ते और गहरे हो गए। सुबह जब पानी उतरा, गांव की शक्ल बदल चुकी थी। नदी फिर से शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुराने माधव ने बच्चे को जमीन पर उतारा। बच्चा नदी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। गांव के लोग उस बच्चे को अलग नजर से देखने लगे, कुछ डर के साथ, कुछ सम्मान के साथ।
पुराने माधव ने महसूस किया कि अब वो कहानी के बीच में खड़ा है, पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। हरिराम चलते चलते रुक गए। उन्होंने कहा कि हर कहानी में एक रात ऐसी होती है जो सब कुछ बदल देती है। माधव चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था जैसे ये बातें उसके अपने जीवन से जुड़ रही हैं। हरिराम ने कहा कि आगे की कहानी में बिछड़ने का डर है और अपनाने की ताकत भी। नदी अब सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं रहेगी, वो फैसला भी लेगी। इतना कहकर हरिराम धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गए। माधव वहीं खड़ा रहा। पानी की हल्की बूंदें उसके पैरों को छू रही थीं। वो वापस घर की तरफ लौटा। रास्ते में उसे लगा जैसे गांव की हर गली उसे पहचानती है। घर पहुंचकर उसने देखा कि गौरी करवट बदल रही थी और केशव नींद में कुछ बुदबुदा रहा था। माधव लेट गया। उसकी सांसें धीरे धीरे बराबर होने लगीं। बाहर नदी फिर से लोरी गाने लगी थी। कहानी आगे बढ़ रही थी, लेकिन बहुत धीरे, ठीक वैसे ही जैसे नींद आती है। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। आसमान में तारे कम थे, लेकिन नदी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। माधव नींद और जागने के बीच कहीं अटका हुआ था। उसे लग रहा था जैसे वो अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि उसी पुराने गांव की मिट्टी पर लेटा हुआ है, जहां पानी, डर और भरोसा एक साथ बहते थे। सुबह की हल्की रोशनी जब खिड़की से अंदर आई तो माधव की आंख खुली। गौरी उठ चुकी थी और चूल्हे पर चाय रखी थी। केशव अब भी सो रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन माधव के अंदर कुछ बदल चुका था। उसे लगता था जैसे हरिराम की बातें उसके भीतर कहीं बैठ गई हैं। दिन भर गांव में पिछले साल की बाढ़ की बातें चलती रहीं। किसी ने कहा कि नदी अब शांत है, तो किसी ने कहा कि नदी कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। माधव सब सुनता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसे लग रहा था जैसे ये बातें सिर्फ आज की नहीं, बल्कि बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। शाम ढलते ही आसमान में हल्का लाल रंग फैल गया। नदी किनारे हवा कुछ ज्यादा ठंडी हो गई थी। माधव को यकीन था कि आज की रात कहानी एक और परत खोलेगी। जैसे ही घर में सब सो गए, वो फिर नदी की तरफ चल पड़ा। इस बार हरिराम खड़े थे, हाथ में छड़ी पकड़े हुए। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग सा भाव था। थकान नहीं, बल्कि किसी फैसले की झलक। माधव पास पहुंचा और चुपचाप खड़ा हो गया। हरिराम ने बिना देखे कहा कि उस बाढ़ के बाद पुराने माधव की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। गांव के लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। कुछ कहते थे कि नदी ने उसे चुना है, कुछ कहते थे कि नदी उससे कुछ मांगने वाली है। पुराने माधव को यह सब भारी लगता था। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता था। लेकिन जब गांव के कुछ घर फिर से बसने लगे तो सबकी नजर उसी बच्चे पर टिक गई। लोग कहते थे कि जिस रात वो बच्चा घर में था, उसी रात पानी रुका था। गौरी ये बातें सुनकर डर जाती थी। वो बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती थी, जैसे कोई उसे छीन न ले। बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसकी आंखों में नदी की गहराई साफ दिखने लगी थी। एक रात गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए, चुपचाप, बिना शोर किए। उन्होंने पुराने माधव से कहा कि शायद बच्चे को नदी के पास ले जाकर कुछ रस्म करनी चाहिए, ताकि नदी खुश रहे। पुराने माधव का दिल कांप गया। उसने साफ मना कर दिया। कहा कि बच्चा कोई चीज नहीं है जिसे चढ़ावे की तरह रखा जाए। गांव के लोग चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में सवाल रह गए। उस रात पुराने माधव और गौरी दोनों को नींद नहीं आई। बच्चा उनके बीच सो रहा था। बाहर नदी की आवाज कुछ भारी लग रही थी, जैसे पानी भी उस फैसले से सहमत नहीं था। अगले दिन नदी फिर से बढ़ने लगी। बहुत नहीं, बस इतना कि डर वापस आ जाए। गांव में फिर बेचैनी फैल गई। लोग पुराने माधव की तरफ देखने लगे, जैसे जवाब वहीं देगा। पुराना माधव उस शाम बच्चे को लेकर नदी किनारे गया। गौरी पीछे पीछे चली। कोई रस्म नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस 3 लोग और बहती नदी। पुराने माधव ने बच्चे को जमीन पर खड़ा किया।
बच्चा नदी की तरफ देख रहा था, बिल्कुल शांत। पानी उसके पैरों तक आकर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। उस पल पुराने माधव को समझ आया कि नदी कुछ मांग नहीं रही है, वो बस देख रही है, इंसानों को, उनके डर को, उनके भरोसे को। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू डर के नहीं थे। उनमें एक अजीब सी राहत थी, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। धीरे धीरे नदी का पानी वापस जाने लगा। गांव वालों ने ये देखा, कोई कुछ नहीं बोला, बस सबने चुपचाप सांस ली। उस दिन के बाद बच्चे को लेकर कोई बात नहीं हुई। वो बच्चा उसी घर में बड़ा होने लगा। नदी फिर से अपनी जगह पर बहने लगी, लेकिन पुराने माधव के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। हरिराम ने बोलते बोलते गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां इंसान को डर और भरोसे में से किसी एक को चुनना पड़ता है। माधव ने नदी की तरफ देखा। पानी शांत था, लेकिन अब उसे पता था कि इस शांति के पीछे कितनी बातें छुपी हैं। हरिराम ने कहा कि आगे की कहानी में समय तेज चलेगा, बच्चे के साथ साथ सवाल भी बड़े होंगे और हर जवाब नींद की तरह धीरे आएगा। इतना कहकर हरिराम ने चलना शुरू किया। माधव वहीं बैठ गया। उसे ठंड नहीं लग रही थी, बस एक अजीब सी थकान थी जो नींद बनकर आंखों में उतर रही थी। वो कुछ देर बाद घर लौटा। गौरी और केशव गहरी नींद में थे। माधव लेट गया। बाहर नदी की आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी। उसकी सांसें बराबर होने लगीं। कहानी अभी बाकी थी, लेकिन इस रात के लिए नदी ने इतना ही कहा था। समय अब सच में तेज चलने लगा था। दिन आते और चले जाते, जैसे नदी की लहरें एक दूसरे का पीछा करती हों। पुराने माधव के घर में बच्चा अब थोड़ा और बड़ा हो गया था। उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया था और आंखों में सवाल, वो सवाल जो अक्सर नदी को देखते हुए खामोशी से पैदा होते हैं। गौरी उसे अक्सर आंगन में बैठाकर खाना खिलाती। बच्चा कभी कभी अचानक नदी की तरफ देखता और चुप हो जाता। गौरी उस पल घबरा जाती, लेकिन फिर खुद को समझा लेती। उसने सीख लिया था कि हर चुप्पी खतरा नहीं होती। पुराने माधव की दिनचर्या अब बदल चुकी थी। वो खेतों में पहले जैसा मन नहीं लगा पाता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ हल और बीज तक सीमित नहीं रही। नदी और बच्चा दोनों उसके भीतर किसी सवाल की तरह बैठ गए थे। गांव के लोग अब बच्चे को नाम से नहीं, बल्कि नजरों से पहचानते थे। कोई सम्मान से, कोई डर से, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि खुलकर कुछ कहे। बाढ़ वाली रात के बाद सबके भीतर एक डर सा बैठ गया था। बच्चा अब नदी के पास अकेला भी जाने लगा था। पुराने माधव दूर से उस पर नजर रखता। उसे लगता था कि नदी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जैसे पानी उसे जानता हो। एक दिन गांव में एक साधु आया। लंबी दाढ़ी, कंधे पर झोला और आंखों में अजीब सी चमक। वो सीधे नदी किनारे जा बैठा। गांव के लोग उसके पास गए, सवाल पूछे। साधु बस मुस्कुराता रहा। शाम को साधु पुराने माधव के घर आया। उसने बच्चे को देखा और थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला कि ये बच्चा नदी का नहीं, समय का है। पुराने माधव को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। साधु ने कहा कि कुछ लोग कहानियां जीने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग उन्हें सुनने के लिए। ये बच्चा कहानी के बीच में है। ये कहकर साधु अगली सुबह गांव से चला गया। गौरी उस रात देर तक जागी रही। उसे डर नहीं लग रहा था, बस एक भारीपन था, जैसे आने वाला समय आसान नहीं होगा। पुराने माधव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि जो होगा साथ होगा। वर्ष बीतते गए। बच्चा अब जवान होने लगा था। उसकी आंखों में नदी की तरह गहराई आ गई थी। वो कम बोलता, ज्यादा सुनता। गांव के बच्चे उससे थोड़ा डरते थे, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता था। एक साल ऐसा आया जब नदी बहुत शांत रही। बारिश कम हुई, खेत सूखने लगे, गांव में चिंता फैल गई। लोग पुराने माधव के पास आने लगे, जैसे जवाब उसी के पास हो। पुराना माधव
खुद भी परेशान था। वो जानता था कि नदी से कुछ मांगना बेकार है। नदी अपने नियम से चलती है, फिर भी लोगों की उम्मीदें उस पर टिक गई थीं। उस रात बच्चा खुद नदी किनारे गया। पुराने माधव ने उसे रोका नहीं। वो दूर से देखता रहा। बच्चा पानी के पास बैठा और देर तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने पानी में हाथ डाला। अगली सुबह हल्की बारिश हुई। बहुत नहीं, लेकिन इतनी कि जमीन सांस ले सके। गांव के लोग हैरान थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने देखा। उस दिन के बाद बच्चे ने नदी के पास जाना कम कर दिया, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। वो अब अपने अंदर की दुनिया में ज्यादा रहने लगा। पुराना माधव बूढ़ा होने लगा था। उसकी चाल धीमी पड़ गई थी, लेकिन आंखों में सुकून था। उसे लगता था कि उसने डर के बजाय भरोसा चुना, और वही सही था। एक शाम उसने बच्चे को अपने पास बैठाया और कहा कि नदी को कभी बांधने की कोशिश मत करना, उसे बहने देना। बच्चा चुपचाप सुनता रहा। रात को पुराना माधव नदी किनारे गया। बहुत देर तक पानी को देखता रहा, जैसे अलविदा कह रहा हो। अगली सुबह वो नहीं उठा। गांव में सन्नाटा छा गया। गौरी बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। बच्चा उसके पास बैठा रहा। नदी उस दिन बहुत शांत थी। माधव की आंखें भारी हो चुकी थीं। हरिराम की आवाज अब बहुत धीमी हो गई थी। उन्होंने कहा कि हर कहानी में एक पीढ़ी जाती है और दूसरी उसे आगे ले जाती है। माधव को लगा जैसे नदी की आवाज उसके कानों में लोरी बन गई हो। उसकी पलकों पर नींद उतर रही थी। कहानी अब बच्चे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आज के लिए इतना ही। वो चुपचाप उठा और घर की तरफ चल पड़ा। बाहर नदी धीरे धीरे बह रही थी, जैसे जानती हो कि अभी कहानी बाकी है। रात का अंधेरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसमें एक ठहराव था, एक समझ, जैसे समय खुद बैठकर सांस ले रहा हो। माधव घर में लेटा था, लेकिन उसकी नींद हल्की थी। उसे लग रहा था कि हरिराम की आवाज अब दूर नहीं, बल्कि उसके अंदर से आ रही है। सुबह गांव कुछ ज्यादा शांत था। पुराने माधव के जाने के बाद जैसे सब कुछ धीमा पड़ गया था। गौरी चुपचाप अपने काम करती रही। बच्चा, जो अब जवान हो चुका था, उसके पास ही रहता। दोनों कम बोलते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में सहारा था। गांव के लोग धीरे धीरे फिर अपनी जिंदगी में लौट आए। खेतों में काम शुरू हुआ। बच्चे खेलने लगे, लेकिन हर किसी के मन में एक बात थी, जिसे कोई जोर से नहीं कहता था। सब जानते थे कि अब उस घर में सिर्फ एक औरत और एक जवान लड़का है, और नदी अब भी वहीं है। समय बीतता गया। गौरी की कमर झुकने लगी, बालों में सफेदी आने लगी। लड़का अब पूरे गांव के काम में हाथ बंटाने लगा था। कहीं मेड़ टूटती, कहीं पानी का रास्ता बदलता, वो चुपचाप जाकर ठीक कर देता। लोग उसे बुलाते नहीं थे, लेकिन जब वो आ जाता तो काम आसान हो जाता। नदी उस पर मेहरबान लगती थी। जहां वो खड़ा होता, वहां पानी थम सा जाता। ये बातें धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगीं। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। डर अब आदत बन चुका था। एक शाम गौरी ने उसे पास बैठाया। उसकी आवाज कमजोर थी। उसने कहा कि नदी से आया हो या कहीं और से, अब यही गांव तुम्हारा घर है। लड़के ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नदी की तरह गहरी थीं। उस रात गौरी बहुत देर तक नहीं सो पाई। उसे लगा जैसे पुराने माधव की मौजूदगी फिर से घर में लौट आई हो। सुबह होने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं। बहुत शांति से, बिना किसी आवाज के, गांव में फिर सन्नाटा छा गया। लड़का अकेला रह गया। लोग आए गए, बोले, चुप रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि अब वो क्या करेगा। शायद सबको जवाब पहले से पता था। कुछ दिनों बाद लड़का नदी किनारे रहने लगा। घर अब खाली लगने लगा था। वो वहीं सोता, वहीं उठता। नदी की आवाज अब उसकी अपनी आवाज जैसी लगती थी। एक साल फिर सूखा पड़ा। इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई। गांव के कुएं सूखने लगे। लोग परेशान हो गए।
अब डर ने हिम्मत बनकर मुंह खोला। कुछ लोग नदी किनारे आए और लड़के से बोले कि कुछ करो। लड़का देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि नदी कोई आदेश नहीं मानती, वो बस बहती है। अगर भरोसा रखोगे तो रास्ता खुद निकलेगा। उस रात वो नदी के बीच तक चला गया। पानी कम था, चांद आधा था। गांव के लोग दूर खड़े देखते रहे, किसी ने रोका नहीं। लड़का पानी में खड़ा रहा, आंखें बंद करके। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर हल्की हवा चली, दूर आसमान में बादल सरके। रात भर बस यही होता रहा। सुबह जब लोग उठे तो बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। जमीन खुशबू देने लगी। नदी फिर से सांस लेने लगी। उस दिन के बाद किसी ने लड़के को नहीं रोका। वो गांव का हिस्सा बन गया। ना देवता, ना डर, बस एक इंसान जो नदी को समझता था। समय आगे बढ़ा। लड़का भी बूढ़ा होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, चाल धीमी हो गई, लेकिन नदी वैसे ही बहती रही। एक रात वो नदी किनारे बैठा रहा, बहुत देर तक। फिर पानी में उतरा और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं। सुबह नदी बहुत शांत थी। गांव वैसे ही जागा जैसे रोज जागता था। हरिराम की आवाज यहीं थम गई। माधव को लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोलीं। बाहर सुबह की रोशनी थी। गौरी और केशव सो रहे थे। नदी अब भी बह रही थी। कहानी लगभग पूरी हो चुकी थी। बस एक धागा बचा था जो वर्तमान से जुड़ता था। नदी की तरह जो हर समय के बीच बहती रहती है। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी। नदी पर हल्की धुंध तैर रही थी, जैसे रात की कहानी अभी पूरी तरह विदा नहीं हुई हो। माधव खाट पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन मन कहीं और बह रहा था। उसे लग रहा था जैसे जो कुछ उसने सुना वो सिर्फ पुरानी कहानी नहीं थी, बल्कि उसी जमीन की सांस थी जिस पर वो रोज चलता है। गौरी उठी तो उसने माधव को ऐसे ही बैठे देखा। उसने कुछ नहीं पूछा। इतने साल साथ रहते रहते उसने समझ लिया था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं पूछी जाती। केशव अब भी सो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे किसी नदी किनारे पड़ा पत्थर। दिन भर माधव के मन में एक सवाल घूमता रहा। क्या हर पीढ़ी को नदी से कुछ न कुछ सीखना पड़ता है? क्या हर कहानी किसी पुराने निशान पर ही चलती है? खेत में काम करते हुए भी उसे लगता रहा कि जमीन के नीचे पानी की आवाज है। शाम को केशव नदी किनारे खेलने की जिद करने लगा। गौरी ने पहले मना किया, फिर माधव को देखते हुए चुप हो गई। तीनों साथ चल पड़े। नदी आज शांत थी, बिल्कुल साधारण, जैसे उसे किसी कहानी से कोई मतलब ही ना हो। केशव किनारे बैठकर कंकड़ फेंकने लगा। पानी में गोल गोल घेर बनते और मिट जाते। माधव उसे देखता रहा। उसे पुराने माधव, गौरी और उस बच्चे की तस्वीर बार बार दिख रही थी। समय बदल गया था, लेकिन दृश्य वही था। अचानक केशव ने कहा कि नदी बोलती है। गौरी चौंक गई। माधव ने पूछा कि क्या बोलती है। केशव ने कंधे उचकाए और कहा कि कुछ नहीं, बस आवाज करती है, जैसे कहानी सुना रही हो। माधव के दिल में एक हल्की सी मुस्कान उतर आई। उसे समझ आ गया कि कहानी किसी एक इंसान पर खत्म नहीं होती, वो बस आगे बढ़ जाती है, अगली सांस में, अगली पीढ़ी में। उसी रात हरिराम फिर आए। इस बार वो नदी किनारे नहीं, बल्कि माधव के आंगन में बैठे थे। उनकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन चेहरा शांत था। माधव उनके पास बैठ गया। हरिराम ने कहा कि अब कहानी को किसी और के कंधे पर रखने का वक्त है। माधव ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि हरिराम किस बारे में बोल रहे हैं। हरिराम ने बताया कि वो भी कभी किसी और की कहानी सुनते थे और अब उनकी आवाज भी धीरे धीरे नदी में घुल रही है। कुछ दिनों बाद लोग उन्हें ढूंढेंगे, लेकिन नदी बस बहती रहेगी। माधव की आंखें भारी होने लगीं। हरिराम की आवाज अब बहुत धीमी थी। उन्होंने कहा कि इतिहास किताबों में नहीं, ऐसे ही गांवों में, ऐसे ही लोगों में सोता है। बस कोई उसे नींद में सुन ले, यही काफी है।
इतना कहकर हरिराम उठे। इस बार उनके कदमों की आवाज नहीं आई, जैसे वो चले नहीं, बस हवा में घुल गए हों। माधव देर तक वहीं बैठा रहा। आंगन में सन्नाटा था। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। नदी की आवाज अब दूर से आ रही थी, लेकिन साफ थी। वो अंदर जाकर लेट गया। गौरी और केशव गहरी नींद में थे। माधव ने आंखें बंद की। अब उसके मन में कोई सवाल नहीं था, बस एक ठहराव था। उसे लगा जैसे नदी ने उसकी बेचैनी अपने साथ बहा ली हो। कहानी पूरी होने के करीब थी। अब बस आखिरी रात बची थी, जहां सब कुछ शांत होकर टिक जाता है। नींद धीरे धीरे उसकी पलकों पर उतर आई। नदी किनारे बसे गांव की चांदनी रातें फिर से सबको अपनी गोद में सुलाने लगीं। रात अब बहुत हल्की हो चुकी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें कोई बेचैनी नहीं थी। माधव गहरी नींद से नहीं, बल्कि एक शांत सी तंद्रा से जागा। बाहर देखा तो नदी वैसी ही बह रही थी, जैसे हर रोज बहती है। न ज्यादा तेज, न ज्यादा धीमी, बिल्कुल संतुलन में। उसने करवट बदली और केशव की तरफ देखा। केशव गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो कभी उस नदी से आए बच्चे के चेहरे पर रही होगी। माधव को अब ये बात साफ समझ में आने लगी थी कि कहानी किसी एक इंसान की नहीं होती। कहानी जगह की होती है, समय की होती है। सुबह गांव जागा, रोज की तरह। लोग अपने काम पर निकले, बच्चे खेलने लगे और नदी चुपचाप सब कुछ देखती रही। हरिराम कहीं नजर नहीं आए। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। जैसे सबको अंदर ही अंदर पता था कि कुछ लोग आवाज की तरह होते हैं जो धीरे धीरे खामोशी में बदल जाते हैं। माधव खेत की तरफ गया। आज उसे हल चलाते हुए थकान नहीं लगी। उसे लग रहा था जैसे जमीन भी उसे पहचानती है। हर कदम पर मिट्टी की खुशबू थी और कहीं दूर से नदी की आवाज। शाम को वो फिर नदी किनारे गया, लेकिन इस बार किसी कहानी को सुनने नहीं, बस बैठने के लिए। चांद हल्का था, पानी में उसका अक्स टूट रहा था। माधव ने महसूस किया कि अब उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो था वो समझ में आ चुका था। केशव भी उसके पास आकर बैठ गया। उसने बिना देखे कहा कि नदी आज शांत है। माधव मुस्कुराया। उसने कहा कि नदी तब शांत होती है जब इंसान भी शांत हो जाता है। रात गहराई। गांव की बत्तियां बुझने लगीं। हर घर में नींद उतर आई। नदी की आवाज अब किसी लोरी जैसी थी। माधव घर लौटा। गौरी पास लेटी थी। उसने आंखें बंद की। उसे कोई सपना नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, बस एक गहरी सच्ची नींद आई। और नदी वैसे ही बहती रही, कल भी, परसों भी और आने वाले हर समय में। नींद के उस गहरे सुकून में समय जैसे रुक सा गया था। माधव की सांसें बराबर थीं, गहरी और शांत। कमरे में बस नदी की बहुत हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे दूर कहीं कोई पुरानी धुन बज रही हो। उस रात कोई सपना नहीं था, कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक अपनापन था जो धीरे धीरे पूरे मन में फैल गया था। सुबह जब आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। गौरी उठकर अपने काम में लग गई थी। केशव बाहर आंगन में खेल रहा था। सब कुछ बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसी साधारणपन में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे जिंदगी ने खुद से कह दिया हो कि अब भागने की जरूरत नहीं है। माधव बाहर निकला। उसने नदी की तरफ देखा। पानी वैसे ही बह रहा था, न ज्यादा न कम। उसे अब नदी में कोई रहस्य नहीं दिख रहा था, बस एक पुराना साथी दिख रहा था जो बिना कुछ कहे हमेशा साथ रहा। दिन धीरे धीरे बीता। शाम आई। आसमान में फिर से वही हल्का सा चांद निकला। गांव की गलियों में वही जानी पहचानी खामोशी उतरने लगी। लोग अपने घरों में लौट आए। दरवाजे बंद हुए, दिए जले और फिर बुझ गए। माधव उस शाम नदी किनारे नहीं गया। उसे लगा कि अब जरूरत नहीं है। कहानी वहीं पूरी हो चुकी थी जहां उसे समझ आ गई थी।
कुछ कहानियां सुनने के लिए होती हैं और कुछ जीने के लिए, और ये कहानी अब उसके जीने का हिस्सा बन चुकी थी। रात को वो गौरी और केशव के पास लेट गया। बाहर से आती हवा में नदी की खुशबू थी। केशव ने नींद में करवट बदली और हल्की सी आवाज निकाली। माधव ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुरा दिया। अब कोई हरिराम नहीं था जो कहानी आगे बढ़ाए, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि कहानी अब नदी में नहीं, इस घर में बह रही थी, सांसों में, चुप्पी में और नींद में। धीरे धीरे पूरा गांव गहरी नींद में चला गया। नदी चुपचाप बहती रही, चांद अपनी जगह ठहरा रहा और नदी किनारे बसे उस गांव की चांदनी रातें हर आने वाली पीढ़ी को उसी सुकून के साथ सुलाती रहीं जैसे हमेशा से सुलाती आई थीं। रात अब पूरी तरह ठहर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी चलना भूल गई हो। नदी की आवाज अब बहुत दूर से आ रही थी, या शायद मन ही मन सुनाई दे रही थी। माधव नींद में था, लेकिन ये नींद पहले जैसी नहीं थी। इसमें कोई सपना नहीं था, कोई तस्वीर नहीं थी, बस एक गहराई थी जो उसे अपने भीतर खींच रही थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिल में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कोई लंबा सफर पूरा हो गया हो। गौरी पास ही बैठी थी, केशव को तैयार कर रही थी। घर में वही रोज की हलचल थी, लेकिन अब उसमें जल्दबाजी नहीं थी। माधव बाहर निकला। उसने नदी की तरफ देखा। आज पहली बार उसे नदी को देखकर कुछ सोचने की जरूरत नहीं लगी। न कोई सवाल उठा, न कोई डर। नदी बस नदी थी, और वही काफी था। गांव के लोग अपने काम में लगे थे। किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी, किसी के मन में कोई कहानी नहीं चल रही थी, जैसे सब कुछ अपने अपने सही स्थान पर लौट आया हो। समय अब बह नहीं रहा था, बल्कि आराम से चल रहा था। दिन ढलते ढलते आसमान फिर से नीला होने लगा। चांद निकल आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर चांदनी रात में निकलता है। कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी सुंदर। नदी के पानी पर उसकी हल्की सी परछाई कांप रही थी। उस रात माधव नदी किनारे नहीं गया। उसने खिड़की से ही बाहर देखा। उसे लगा कि अब दूरी भी एक तरह का साथ होती है। हर चीज को छूना जरूरी नहीं होता। केशव ने उससे पूछा कि क्या नदी कभी सोती है। माधव ने मुस्कुराकर कहा कि नदी नहीं सोती, लेकिन लोगों को सुला देती है। केशव हंसा और थोड़ी देर में सो गया। गौरी ने दीपक बुझा दिया। कमरे में अंधेरा फैल गया। माधव लेट गया। उसकी आंखें बंद होते ही उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, कोई कहानी नहीं चली। बस नींद आई, गहरी और सच्ची। और बाहर नदी वैसे ही बहती रही, बिना किसी गवाह के, बिना किसी याद के। नदी किनारे बसे उस गांव की चांदनी रातें अब किसी कहानी की जरूरत में नहीं थीं। वो खुद ही कहानी बन चुकी थीं। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि नदी की आवाज भी अब किसी लोरी की आखिरी पंक्ति जैसी लग रही थी। माधव नींद से हल्का सा जागा, लेकिन आंखें नहीं खोलीं। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके मन पर हाथ रखा हो और कह दिया हो कि अब सब ठीक है। बाहर चांदनी फैली हुई थी। नदी अपने रास्ते पर थी, बिना किसी जल्दी के। न उसे कुछ पाना था, न कुछ छोड़ना। वो बस बह रही थी, जैसे हमेशा से बहती आई है। माधव ने करवट बदली। गौरी पास ही सो रही थी। उसकी सांसों की लय बिल्कुल नदी जैसी थी, स्थिर और भरोसे से भरी हुई। केशव दूसरी तरफ था, गहरी नींद में। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने कोई लंबी कहानी सुन ली हो और अब उसे समझने की जरूरत न हो। माधव को अब कोई सवाल परेशान नहीं कर रहा था। न पुराने माधव की चिंता, न उस बच्चे की गहराई, न हरिराम की आवाज। उसे समझ आ गया था कि कुछ कहानियां जवाब देने नहीं आती, बस सुलाने आती हैं। सुबह की पहली रोशनी आई। गांव वैसे ही जागा जैसे रोज जागता है। कोई खास बात नहीं हुई, न कोई चमत्कार, न कोई डर। लोग उठे, अपने काम में लग गए। नदी ने किसी को नहीं पुकारा,
किसी को रोका नहीं। माधव भी उठा। उसने नदी की तरफ देखा और सिर झुका दिया, जैसे किसी पुराने दोस्त को चुपचाप नमस्ते कर रहा हो। अब उसे नदी से कुछ पूछना नहीं था। दिन बीतता रहा। शाम आई। चांद फिर निकला। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उसमें बेचैनी नहीं थी, बस एक ठहराव था। उस रात माधव जल्दी सो गया, बिना किसी सोच के, बिना किसी कहानी के, सिर्फ नींद में उतर गया। और नदी बहती रही, आज भी, कल भी और हर आने वाली रात में। नदी किनारे बसे उस गांव की चांदनी रातें यूं ही लोगों को सुलाती रहीं, धीरे, बहुत धीरे, बिल्कुल नींद की तरह। तो ये थी हमारी पिछली कहानी। उम्मीद है इसने आपको थोड़ा सुकून दिया होगा। अब वक्त है एक नई कहानी का, थोड़ी शांत, थोड़ी हिस्टोरिकल, जो धीरे धीरे आपको नींद की मीठी दुनिया में ले जाएगी। तो आंखें बंद कीजिए और चलिए शुरू करते हैं अगली कहानी। अगर आपको ऐसी लंबी, सुकून देने वाली, ऐतिहासिक और यादों से भरी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रात आपको नींद के सफ़र पर ले जाया जा सके। अब गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। कहानी शुरू होती है। कहानी का नाम, दादी के आंगन की रात और मिट्टी की खुशबू। उस पुराने घर का आंगन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी अपनी एक दुनिया थी। कच्ची जमीन, हल्की दरारें और दिन भर की धूप के बाद शाम को उठती मिट्टी की खुशबू। जैसे ही सूरज ढलता, आंगन की मिट्टी सांस लेने लगती। यहीं बैठा करता था हर शाम रवि, शहर से आया हुआ, लेकिन इस गांव में उसकी जड़ें थीं। वही गांव जहां उसकी दादी रहती थीं। दादी जिनकी उम्र चेहरे की झुर्रियों से नहीं, बल्कि उनकी आंखों की शांति से पता चलती थी। घर बहुत पुराना था। कहते हैं इसे दादी के दादा ने बनवाया था। दीवारों में आज भी चूना और मिट्टी की परतें थीं। छत पर लकड़ी की मोटी कड़ियाँ, जिन पर समय की धूल जमी हुई थी। इस घर में इतिहास किताबों में नहीं, दीवारों और फर्श में बसा था। दादी का नाम था शांति, लेकिन गांव वाले उन्हें बस दादी कहते थे। दादी की आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे हर शब्द को हवा में तैरने से डर लगता हो। दादी हर रात आंगन में चारपाई डाल देती थीं। एक कोने में लालटेन टंगी होती। पीली रोशनी में आंगन की मिट्टी और भी गहरी लगती। उस रात भी बारिश के बाद की ठंडक थी। मिट्टी गीली थी, लेकिन आंगन में पानी जमा नहीं होता था। यह आंगन सैकड़ों बरसों की बारिश सह चुका था। रवि चारपाई पर बैठा था, दादी पास में ही चुपचाप, जैसे किसी पुरानी तस्वीर का हिस्सा हो। दादी ने बिना रवि की तरफ देखे कहा, इस मिट्टी की खुशबू पहचानता है? रवि ने सिर हिलाया। यह वही खुशबू थी जो उसके बचपन में हर गर्मी की छुट्टियों में उसके साथ रहती थी। दादी ने धीरे धीरे बात शुरू की। कोई कहानी नहीं, बस यादें। उन्होंने बताया कि कैसे इसी आंगन में कभी उनके पिता बैठा करते थे, कैसे उनके दादा ने पहली बार खेत से लौटकर यहीं जूते उतारे थे। ये कोई तारीख या साल की कहानी नहीं थी, ये समय के बहाव की कहानी थी। रवि को महसूस हुआ कि यह घर सिर्फ ईंट और मिट्टी का नहीं है, ये उन सब लोगों की सांसों से बना है जो कभी यहाँ रहे। दादी ने बताया कि जब देश गुलामी में था, तब भी यह आंगन ऐसा ही था। तब लोग डर में जीते थे, लेकिन रात में यहीं बैठकर चुपचाप आसमान देखते थे। दादी की बातों में कोई जोश नहीं था, कोई तेज आवाज नहीं, बस एक बहाव था, जैसे नदी बिना शोर के बहती है। रवि की आंखें भारी होने लगीं, लेकिन मन जाग रहा था। दादी ने बताया कि एक समय था जब गांव में बिजली नहीं थी, रातें बहुत अंधेरी होती थीं। तब आंगन में बैठकर लोग तारों से बातें करते थे, तारे जैसे सुनते हों। रवि ने महसूस किया कि यह कहानी किसी राजा या युद्ध की नहीं है, यह आम लोगों की कहानी है, उन लोगों की जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। दादी ने कहा कि असली इतिहास इन्हीं आंगनों में बसता है। हवा में नीम के पत्तों की खुशबू घुल गई। कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर सन्नाटा। लालटेन की लौ हिली, फिर स्थिर हो गई। दादी ने बताया कि जब देश आजाद हुआ, तब इस आंगन में मिठाई नहीं बनती थी, लेकिन लोगों की आंखों में सुकून था। उन्होंने बताया कि कैसे उस रात भी मिट्टी की खुशबू ऐसी ही थी,
रवि को लगा जैसे समय पीछे जा रहा हो। वह खुद को उस दौर में महसूस करने लगा, बिना किसी डर के, बिना किसी जल्दबाजी के। दादी की आवाज़ और धीमी हो गई। उन्होंने कहा कि यह आंगन सब कुछ याद रखता है, हंसी, रोना, इंतज़ार और विदाई। चारपाई हल्की हल्की चरमराई। रवि ने करवट बदली। उसकी सांसें अब गहरी और धीमी हो रही थीं। दादी ने आखिरी बात कही, जो मिट्टी से जुड़ा होता है वो कभी अकेला नहीं होता। इसके बाद दादी चुप हो गईं। आंगन में सिर्फ रात थी और मिट्टी की खुशबू। रात और गहरी हो चुकी थी। आंगन में फैली चुप्पी अब बोझिल नहीं थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने सब आवाज़ों को सुला दिया हो। लालटेन की रोशनी अब और मध्यम हो गई थी। हवा धीमे धीमे चल रही थी, जैसे किसी को जगाना ना चाहती हो। रवि की आंखें आधी बंद थीं, लेकिन दिमाग अब भी दादी की बातों के साथ बह रहा था। दादी वहीं बैठी थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे समय उनके पास आकर रुक गया हो। उन्होंने कुछ देर चुप रहना ही ठीक समझा। इस घर में चुप्पी भी बोलती थी। थोड़ी देर बाद दादी ने फिर से बोलना शुरू किया। आवाज़ इतनी हल्की कि अगर ध्यान न दिया जाए तो शब्द हवा में घुल जाए। उन्होंने बताया कि यह आंगन सिर्फ उनका नहीं रहा। एक दौर था जब यहाँ पूरा कुनबा रहता था, चाचा, ताऊ, बुआ, सबके बच्चे। रात में चारपाइयाँ इसी आंगन में लगती थीं। कोई तारा गिनता, कोई नींद में बुदबुदाता। दादी ने बताया कि उन दिनों सुबह बहुत जल्दी होती थी। सूरज निकलने से पहले ही गांव जाग जाता। आंगन की मिट्टी ठंडी होती और नंगे पांव उस पर चलने में एक अलग सुकून मिलता। रवि को लगा जैसे वह भी उस मिट्टी पर चल रहा हो। शहर की सीमेंट वाली जमीन अब बहुत दूर लग रही थी। दादी ने बताया कि उनके बचपन में डर भी अलग तरह का होता था। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन चिंता थी। फसल ठीक होगी या नहीं, बारिश आएगी या नहीं। लेकिन रात आते ही सब बातें थम जाती। उन्होंने कहा कि रात का समय हमेशा सिखाता है कि हर चीज़ को थामे रखना ज़रूरी नहीं। कुछ बातों को छोड़ देना चाहिए, जैसे दिन की थकान। रवि की सांसें और गहरी हो गईं। चारपाई का रस्सीदार जाल उसके शरीर के हिसाब से ढलने लगा। दादी ने बताया कि इसी आंगन में एक बार बहुत लंबी बरसात हुई थी। कई दिन तक सूरज नहीं निकला। तब लोग रात में यहीं बैठकर बारिश की आवाज़ सुनते थे। कोई कुछ बोलता नहीं था, बस सुनते थे। दादी ने कहा कि उस बरसात ने लोगों को सिखाया था कि इंतज़ार कैसे किया जाता है। रवि को लगा जैसे यह बात उसके लिए कही जा रही हो। हवा में कहीं दूर से मिट्टी और धुएं की मिली-जुली खुशबू आई। शायद किसी घर में चूल्हा अभी भी जल रहा था। दादी ने बताया कि जब वे जवान थीं, तब इस घर में पहली बार रेडियो आया था। रात में सब लोग आंगन में बैठकर उसे सुनते। खबरें आती, दुनिया की बातें आती, लेकिन आंगन वही रहता। रवि ने महसूस किया कि समय बदलता रहा, लेकिन यह आंगन हर बदलाव को अपने भीतर समेटता रहा, जैसे कोई पुराना पेड़ जो हर मौसम को झेलता है। दादी की आवाज़ अब और धीमी हो गई। उन्होंने बताया कि इस घर ने कई विदाइयाँ देखी हैं। कोई शहर चला गया, कोई कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन हर बार रात में यही आंगन लोगों को संभाल लेता। मिट्टी की खुशबू जैसे कहती हो कि सब ठीक हो जाएगा। रवि को नींद आने लगी थी, लेकिन कहानी उसे थामे हुए थी। उसने महसूस किया कि दादी की बातें किसी सबक के लिए नहीं हैं, बस बहने के लिए हैं। दादी ने कहा कि इतिहास सिर्फ बड़े बड़े नामों से नहीं बनता। इतिहास बनता है उन रातों से जब लोग चुपचाप आंगन में बैठकर आसमान देखते हैं। रवि के कानों में अब सिर्फ दादी की आवाज़ और रात की सांसें थीं। लालटेन की लौ अब स्थिर थी। दादी ने बताया कि एक रात उन्होंने पहली बार अपने पिता को रोते देखा था, बिना आवाज़ के, इसी आंगन में। तब उन्हें समझ आया कि मर्दों का रोना भी इसी मिट्टी में घुल जाता है। रवि की पलकों पर बोझ बढ़ गया। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। दादी ने धीरे से कहा कि हर पीढ़ी इस आंगन में कुछ छोड़ जाती है। कोई हंसी, कोई आंसू, कोई याद। और फिर एक दिन अगली पीढ़ी उन सब पर चुपचाप सो जाती है। आंगन में अब गहरी रात उतर आई थी। तारे साफ दिख रहे थे। दादी की आवाज़ अब लगभग फुसफुसाहट बन चुकी थी। उन्होंने कहा कि नींद भी एक तरह का भरोसा है। रवि की सांसें अब पूरी तरह लय में थीं। उसका मन हल्का हो चुका था। रात अब पूरी तरह से अपने भीतर सब कुछ समेट चुकी थी। आंगन में फैली हवा ठंडी हो गई थी, लेकिन उसमें कोई चुभन नहीं थी। बस एक हल्की सी ठहराव भरी ठंडक जो शरीर को ढीला कर देती है। रवि की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद अभी पूरी तरह आई नहीं थी।
वह दादी की आवाज को सुन रहा था, जैसे कोई बहुत पुराना गीत जो बिना याद किए भी याद रहता है। दादी ने धीरे से चारपाई के पास रखे लोटे से थोड़ा पानी जमीन पर छिड़का। मिट्टी की खुशबू फिर से उठी। ये कोई आदत नहीं थी, ये बस उनका तरीका था रात को पूरा करने का। दादी ने कहा कि यह आंगन सिर्फ रात में नहीं जीता, ये सुबह की तैयारी भी करता है। जब सब सोते हैं तब मिट्टी खुद को ठंडा करती है ताकि सुबह नंगे पांव चलने वालों को सुकून दे सके। रवि को लगा जैसे दादी की हर बात में समय रुक जाता है। उन्होंने बताया कि उनके बचपन में लोग घड़ी नहीं देखते थे, सूरज, हवा और आंगन ही समय बताते थे। दादी ने कहा कि जब आंगन की छाया लंबी होने लगती थी तब समझ आ जाता था कि दिन ढल रहा है, और जब रात की नमी मिट्टी में उतर आती थी तब समझ आ जाता था कि सोने का समय है। रवि ने करवट बदली, चारपाई की रस्सी ने हल्की आवाज की, फिर सब शांत हो गया। दादी ने बताया कि इसी आंगन में उन्होंने अपने पहले फैसले लिए थे, छोटे छोटे फैसले, किसके साथ खेलना है, किससे दूरी रखनी है। यह आंगन उन्हें सिखाता था कि हर किसी से बहस जरूरी नहीं होती। उन्होंने बताया कि जब कभी घर में झगड़ा होता तो रात को सब यहीं आ बैठते, कोई माफी नहीं मांगता, कोई सफाई नहीं देता, बस चुपचाप बैठे रहते और सुबह तक बातें अपने आप हल्की हो जाती। रवि को लगा कि शहर में उसने ऐसा सुकून कभी नहीं महसूस किया। वहाँ हर बात को सुलझाना पड़ता है, यहाँ बातें खुद सुलझ जाती हैं। दादी ने बताया कि एक समय ऐसा भी आया था जब इस घर में बहुत कमी थी, अनाज कम था, पैसे नहीं थे, लेकिन रात फिर भी वैसी ही थी। उन्होंने कहा कि रात किसी की हालत नहीं देखती, वह सबको बराबर सुलाती है। आंगन में दूर कहीं से झिंगुर की आवाज आई, धीमी, लगातार, जैसे किसी को लोरी सुना रही हो। दादी ने बताया कि जब रवि छोटा था तब वह इसी आंगन में दौड़ता था। मिट्टी उड़ती थी, दादी डांटती थी, लेकिन मन ही मन खुश होती थी। रवि के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बिना आंखें खोले उसे वो दिन याद आ गए जब दादी उसे गोद में उठाकर चारपाई पर सुला देती थीं। दादी ने कहा कि समय बहुत चालाक होता है, वह धीरे धीरे सब बदल देता है ताकि किसी को दर्द न हो। उन्होंने बताया कि इस घर में कई पीढ़ियां सोई हैं, हर किसी की नींद अलग थी, लेकिन आंगन वहीं रहा। रवि की सांसें अब और गहरी हो गईं, उसका शरीर पूरी तरह चारपाई में ढल चुका था। दादी ने बताया कि जब देश बदल रहा था, जब शहर बन रहे थे, तब भी इस आंगन में रातें आती थीं, बिना शोर के, बिना खबर के। उन्होंने कहा कि इतिहास की सबसे सच्ची बातें वही होती हैं जो कभी लिखी नहीं जाती, जो बस रात में याद की जाती हैं। हवा अब और ठंडी हो गई थी। दादी ने रवि के ऊपर हल्का सा कंबल ठीक किया। दादी ने बताया कि उन्होंने बहुत लोगों को जाते देखा है, कोई रोजी के लिए, कोई मजबूरी में, लेकिन आंगन हमेशा इंतजार करता रहा। रवि को लगा जैसे यह इंतजार उसकी सांसों में उतर रहा हो। उसका मन अब कहीं जाना नहीं चाहता था। दादी की आवाज़ अब लगभग थकान भरी थी, लेकिन उसमें सुकून था। उन्होंने कहा कि जब आदमी थक जाता है तब उसे बस जमीन की ज़रूरत होती है, मिट्टी जो कुछ नहीं मांगती। रवि को लगा कि उसकी नींद अब गहरी हो रही है। आवाज़ें दूर जाती लग रही थीं। दादी ने आखिरी बात कही कि जो लोग मिट्टी से जुड़े रहते हैं उनकी नींद कभी खाली नहीं होती, उनके सपने भी ज़मीन जैसे भारी और सच्चे होते हैं। आंगन में रात और गहरी हो गई, तारे अब और साफ दिख रहे थे। रवि लगभग सो चुका था। दादी चुप हो गईं। रात अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि आंगन की सीमाएं भी धुंधली लगने लगी थीं। लालटेन की रोशनी जमीन पर एक गोल घेरा बना रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर अंधेरे और उजाले को अलग अलग बैठा दिया हो। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। रवि अब लगभग नींद में था, मगर दादी की आवाज़ अब भी उसके भीतर कहीं जाग रही थी। दादी चुप थीं, लेकिन यह चुप्पी खाली नहीं थी, इसमें बहुत कुछ भरा हुआ था। कुछ देर बाद दादी ने फिर बोलना शुरू किया, बिना यह देखे कि रवि सुन भी रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह घर सिर्फ रात को ही असली बनता है। दिन में लोग होते हैं, काम होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन रात में घर खुद से बात करता है। दादी ने बताया कि जब वे छोटी थीं तब इस आंगन में दीवार के पास एक नीम का पेड़ था। अब वह नहीं रहा, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी मिट्टी के नीचे हैं। उन्होंने कहा कि जो दिखता नहीं वह खत्म नहीं होता। रवि की सांसें और धीमी हो गईं। उसके दिमाग में नीम के पत्तों की हल्की सी सरसराहट गूंजने लगी, जैसे वह पेड़ अब भी वहीं खड़ा हो। दादी ने कहा कि उस नीम के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी माँ को कई रातों तक चुप बैठे देखा था, बिना कुछ कहे, बस आसमान की तरफ देखते हुए।
उन्होंने बताया कि उनकी माँ बहुत कम बोलती थीं, लेकिन जब बोलती थीं तो रात को ही। दिन में शब्द काम में लग जाते हैं, रात में शब्द आराम करते हैं। आंगन में कहीं से उल्लू की हल्की आवाज आई, फिर सब शांत। दादी ने बताया कि जब देश में बहुत उथल पुथल थी तब गांव तक खबरें देर से पहुंचती थीं, लेकिन रात सबको बराबर मिलती थी। डर, उम्मीद, चिंता, सब रात में ही सांस लेते थे। रवि के मन में अजीब सी शांति उतर रही थी, ऐसी शांति जिसमें सोचने की जरूरत नहीं होती। दादी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन नींद कभी नहीं खोई, क्योंकि हर रात वे इस आंगन में बैठ जाती थीं। मिट्टी सब संभाल लेती थी। रवि को लगा जैसे उसका शरीर और भारी हो रहा है, लेकिन यह भारीपन अच्छा लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतरकर जमीन पर रख दिया गया हो। दादी ने बताया कि एक बार इस घर में बहुत बीमारियां फैली थीं। लोग डरते थे, लेकिन रात फिर भी आती थी। लोग एक दूसरे के पास चारपाइयां डाल लेते थे। उन्होंने कहा कि जब इंसान डरता है तब उसे किसी बड़े सहारे की नहीं, बस किसी पास की जरूरत होती है। यह आंगन वही पास था। रवि को याद आया कि बचपन में जब उसे बुखार होता था तो दादी उसे यहीं सुलाती थीं। कहती थीं, खुली हवा जल्दी ठीक कर देती है। दादी ने बताया कि इस आंगन ने बहुत बच्चों की नींद देखी है। कोई सपनों में हंसता था, कोई डरकर रोता था। मिट्टी सब सह लेती थी। हवा अब थोड़ी ठंडी हो गई थी। दादी ने अपने शॉल को थोड़ा कस लिया। दादी ने कहा कि उम्र बढ़ने पर इंसान बहुत कुछ भूल जाता है, लेकिन रातों को नहीं भूलता, क्योंकि रातें बिना मांगे याद बन जाती हैं। रवि अब पूरी तरह से नींद और जागने के बीच की हालत में था। दादी की आवाज अब उसे दूर से आती लग रही थी। दादी ने बताया कि उन्होंने अपने पति को भी इसी आंगन से विदा किया था। कोई रोना नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक लंबी चुप्पी। उन्होंने कहा कि उस रात भी मिट्टी की खुशबू वैसी ही थी, जैसे कुछ बदला ही न हो। रवि की पलकों के पीछे अब तस्वीरें बन रही थीं। आंगन, चारपाई, लालटेन और दादी। दादी ने कहा कि जब कोई चला जाता है तो उसका हिस्सा इस आंगन में रह जाता है, इसलिए यहाँ कभी अकेलापन नहीं लगता। झिंगुरों की आवाज फिर से आने लगी, धीमी और बराबर। दादी की आवाज अब और भी धीमी हो गई। उन्होंने कहा कि नींद भी एक तरह की याद है, जिसमें आदमी खुद को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। रवि की सांसें अब पूरी तरह लय में थीं। उसका शरीर बिल्कुल शांत था। दादी ने धीरे से कहा कि अब सो जाओ, रात सब संभाल लेगी। इसके बाद दादी फिर चुप हो गईं। आंगन में सिर्फ हवा थी, मिट्टी थी और एक गहरी शांति। रात अब ठहरी हुई लग रही थी, जैसे समय ने आगे बढ़ने से मना कर दिया हो। आंगन की मिट्टी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी गर्माहट अब भी थी, जो दिन की धूप की आखिरी निशानी थी। रवि सो रहा था, गहरी नींद में, लेकिन उसकी सांसों की लय अब भी दादी की आवाज से जुड़ी हुई थी। दादी धीरे धीरे उठी। उनके घुटनों में हल्की सी आवाज हुई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लालटेन की बाती को थोड़ा और नीचे किया ताकि रोशनी और मध्यम हो जाए। दादी ने मन ही मन कहा कि रात को बहुत ज्यादा उजाला अच्छा नहीं लगता। रात को थोड़ा अंधेरा चाहिए ताकि सपने साफ दिख सकें। वे फिर से चारपाई के पास आकर बैठ गईं। रवि के चेहरे को देखा, उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी। दादी ने सोचा कि नींद में आदमी सबसे ज्यादा सच्चा होता है, कोई बनावट नहीं, कोई डर नहीं। उन्होंने धीरे से बात शुरू की, जैसे खुद से ही कह रही हों। उन्होंने बताया कि इस आंगन ने बहुत बदलाव देखे हैं। कभी यहाँ बैलगाड़ी खड़ी होती थी, फिर साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल, लेकिन रात में कोई फर्क नहीं पड़ा। रात ने सबको एक जैसा रखा। दादी ने कहा कि जब पहली बार गांव में पक्की सड़क बनी तब लोग बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिन बाद वही सड़क आम हो गई। आंगन कभी आम नहीं हुआ। रवि की नींद और गहरी हो गई। उसकी उंगलियां हल्की सी हिलीं, फिर स्थिर हो गईं। दादी ने बताया कि उन्होंने इस आंगन में बैठकर बहुत फैसले बदले हैं। जो दिन में सही लगते थे, रात में गलत लगने लगते थे, और जो दिन में मुश्किल लगते थे, रात में आसान। उन्होंने कहा कि रात इंसान को आईना दिखाती है। बिना बोले हवा में कहीं से दूर मंदिर की घंटी की बहुत हल्की आवाज आई। शायद आधी रात का समय था। दादी ने बताया कि पहले लोग समय घंटियों से नहीं, नींद से पहचानते थे। जब नींद गहरी हो जाए, समझो रात आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि इस आंगन में बैठकर उन्होंने कई बार खुद से सवाल पूछे हैं। जवाब कभी नहीं मिले, लेकिन मन हल्का हो गया। रवि का शरीर अब बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। चारपाई ने उसे पूरी तरह थाम लिया था। दादी ने बताया कि जब वे जवान थीं, तब उन्होंने भी शहर जाने का सपना देखा था, लेकिन हर बार रात में यही आंगन उन्हें रोक लेता था। उन्होंने कहा कि कुछ जगहें आपको जाने नहीं देती, वे आपको अपने भीतर रख लेती हैं।
आंगन में एक छिपकली दीवार पर सरकती हुई दिखी, फिर अंधेरे में खो गई। दादी ने उसे देखा, फिर मुस्कुराई। दादी ने बताया कि इस घर में हर जीव अपनी जगह जानता है, कोई किसी से जल्दी नहीं करता। उन्होंने कहा कि आजकल लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, दिन में भी रात में भी, लेकिन नींद को जल्दी पसंद नहीं। रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसने यह बात सुन ली हो। उसकी सांसें अब बहुत गहरी थीं। दादी ने बताया कि इस आंगन में उन्होंने कई रातें अकेले बिताई हैं। शुरू में डर लगा, फिर आदत हो गई, फिर सुकून। उन्होंने कहा कि अकेलापन तब डरावना होता है जब आप उससे भागते हैं। जब आप उसके साथ बैठ जाते हैं, वह चुप हो जाता है। हवा अब और ठंडी हो गई थी। दादी ने अपने हाथों को शॉल के भीतर समेट लिया। दादी ने बताया कि एक बार उन्होंने पूरे गांव को यहाँ बैठा देखा था, किसी की मौत के बाद। कोई रो नहीं रहा था, कोई हंस नहीं रहा था, बस सब लोग साथ थे। उन्होंने कहा कि साथ होना भी एक तरह की दवा है जो बिना बोले काम करती है। रवि की नींद अब इतनी गहरी थी कि दादी की आवाज़ उसे छूकर लौट जा रही थी, लेकिन दादी फिर भी बोलती रहीं। उन्होंने बताया कि यह आंगन हर सुबह नई कहानी के लिए तैयार रहता है, रात में पुरानी कहानियां समेट लेता है। दादी ने धीरे से जमीन पर हाथ फेरा। मिट्टी ठंडी थी। उन्होंने कहा कि मिट्टी कभी शिकायत नहीं करती, सब कुछ सह लेती है। रवि की सांसों के बीच अब लंबे अंतराल आने लगे थे। वह पूरी तरह सो चुका था। दादी ने आखिरी बात कही कि अगर इंसान दिन में खुद को खो देता है तो रात उसे वापस लौटा देती है, बस शांति चाहिए। इसके बाद दादी उठी, लालटेन बुझाई। आंगन अंधेरे में डूब गया, लेकिन वह अंधेरा डरावना नहीं था, वह अंधेरा सोने जैसा था। अंधेरा अब पूरा फैल चुका था। लालटेन की लौ बुझने के बाद भी आंगन खाली नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे रोशनी गई है, लेकिन उसकी याद अब भी हवा में तैर रही हो। रवि गहरी नींद में था। उसकी सांसें अब बहुत धीमी थीं, गिनती में आने वाली। कभी कभी उसकी छाती हल्की सी ऊपर उठती, फिर देर तक स्थिर रहती। दादी कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गईं। उन्होंने पलटकर आंगन को देखा। उन्हें अंधेरे में भी सब साफ दिख रहा था। दादी ने मन ही मन सोचा कि यह आंगन दिन में लोगों का होता है और रात में यादों का। रात में कोई नया नहीं आता, सिर्फ वही लौटते हैं जो कभी यहाँ रहे हैं। वे फिर से आंगन में आकर चारपाई के पास बैठ गईं। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थकान भी नहीं थी। यह उम्र का ऐसा पड़ाव था जहां रातें जागने के लिए होती हैं। दादी ने बहुत धीमी आवाज में फिर बोलना शुरू किया, इतनी धीमी कि शायद शब्द उनके होंठों तक भी ना पहुंचे, लेकिन इस घर को सुनने की आदत थी। उन्होंने बताया कि इस आंगन में बैठकर उन्होंने समय को बहुत बार पीछे जाते महसूस किया है, जैसे कोई नदी उल्टी बह रही हो। दादी ने कहा कि जब वे छोटी थीं तब रातें बहुत लंबी लगती थीं। अब रातें छोटी हो गई हैं, लेकिन उनमें भरी बातें बढ़ गई हैं। रवि की नींद में हल्का सा सपना चल रहा था, शायद वही आंगन, वही मिट्टी, वही आवाजें। दादी ने बताया कि एक दौर था जब गांव में बाहर के लोग बहुत कम आते थे। जो आता वो कुछ दिन में अपना हो जाता। रात उसे पहचान लेती थी। उन्होंने कहा कि रात किसी से नाम नहीं पूछती, वह बस देखती है कि कौन शांत होकर बैठ सकता है। हवा में कहीं दूर से ट्रेन की बहुत हल्की सी आवाज आई, शहर की निशानी। दादी ने सुना, लेकिन मन नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि शहर की आवाजें भी रात में थक जाती हैं, बस फर्क इतना है कि शहर में चुप्पी डराती है और यहाँ सुलाती है। रवि की उंगलियां हिलीं, शायद उसने कोई सपना बदला। दादी ने बताया कि इस आंगन में बैठकर उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा है। कोई धीरे बड़ा हुआ, कोई जल्दी, लेकिन रात सबको बराबर समय देती रही। उन्होंने कहा कि माँ होने का मतलब दिन में समझ में आता है, लेकिन दादी होने का मतलब रात में। जब बच्चे सो जाते हैं तभी असली रिश्ते सांस लेते हैं। आंगन की दीवार पर छड़ी बेल हवा के साथ हिली। पत्तों की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर आवाज कम कर दी हो। दादी ने बताया कि इस घर में कभी कोई बड़ा झगड़ा रात में नहीं हुआ। दिन में बहस हुई, शब्द बोले गए, रात में सब थम गया। उन्होंने कहा कि रात इंसान को याद दिलाती है कि हर बात आखिरी नहीं होती, कुछ बातें सुबह के लिए छोड़ दी जाती हैं। रवि अब बहुत गहरी नींद में था, उसका चेहरा बिल्कुल शांत। दादी ने बताया कि उन्होंने इस आंगन में बैठकर बहुत बार आसमान गिना है। तारे गिने नहीं जाते,
बस देखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगता है तब उसे बस ऊपर देखना चाहिए। आकाश कुछ नहीं कहता, लेकिन सब समझा देता है। हवा अब थोड़ी नम हो गई थी, शायद फिर से बारिश आने वाली थी। दादी ने बताया कि बारिश की आहट उन्हें आज भी पहचान में आ जाती है। बूंदों से पहले मिट्टी बता देती है। उन्होंने कहा कि मिट्टी और इंसान में बहुत फर्क नहीं है, दोनों को बस थोड़ा पानी और थोड़ी शांति चाहिए। रवि की सांसों में अब बिल्कुल कोई रुकावट नहीं थी। वह गहरी नींद के उस हिस्से में था जहां आवाज़ें टूटकर पहुंचती हैं। दादी ने बताया कि उन्होंने बहुत साल पहले यह तय कर लिया था कि वे रात से कभी लड़ेंगी नहीं। जो रात दे उसे ले लेंगी, जो रात छीन ले उसे जाने देंगी। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उन्हें नींद कभी धोखा नहीं देती। आंगन में कहीं से बिल्ली के चलने की बहुत हल्की आवाज़ आई, फिर सब शांत। दादी ने बताया कि इस घर में हर किसी ने रात से कुछ न कुछ सीखा है, कोई धैर्य, कोई इंतज़ार, कोई चुप रहना। उन्होंने कहा कि चुप रहना भी एक कला है जो रात सिखाती है। रवि अब सपनों में था। उसकी भौहें थोड़ी हिलीं, फिर शांत हो गईं। दादी ने कहा कि जब इंसान सोता है तब वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि तब वह खुद को दुनिया से नहीं, ज़मीन से जोड़ लेता है। उन्होंने धीरे से आंगन की मिट्टी पर हाथ रखा, ठंडी, मुलायम। दादी ने कहा कि यही मिट्टी सबको आखिर में संभाल लेती है, इसीलिए रात इससे दोस्ती कर लेती है। हवा अब थम चुकी थी, झींगुरों की आवाज़ भी दूर चली गई थी। दादी की आवाज़ अब बिल्कुल थकान में डूबी हुई थी, लेकिन उसमें डर नहीं था। उन्होंने आखिरी बात कही कि अगर दिन बहुत भारी हो जाए तो रात उसे हल्का कर देती है, बस भरोसा रखना चाहिए। इसके बाद दादी चुप हो गईं। आंगन ने भी सांस रोक ली। रात अब अपने सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक साथ सो रहा हो। कोई दरवाज़ा नहीं खटक रहा था, कोई कदमों की आहट नहीं थी, बस आंगन था, मिट्टी थी और वह चुप्पी जो बोझ नहीं बनती। रवि अब सपनों के भीतर बहुत दूर जा चुका था। उसकी सांसें धीमी थीं, बराबर थीं, जैसे किसी पुराने ताल पर चल रही हों। दादी उसे देख रही थीं, बिना किसी चिंता के। उन्हें पता था नींद जब सही जगह मिल जाए तो देर तक टिकती है। दादी ने अपने पैरों को जमीन पर फैलाया। ठंडी मिट्टी उनके तलवों से बात करने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, मिट्टी इंसान को पहचान लेती है। उन्होंने फिर से बहुत हल्की आवाज़ में बोलना शुरू किया, शायद रवि के लिए नहीं, शायद खुद के लिए। दादी ने कहा कि इस आंगन में बैठकर उन्होंने समय को बहुत पास से देखा है, उसे तेजी से नहीं, धीरे धीरे गुजरते हुए। उन्होंने बताया कि एक समय था जब गांव में हर घर से रात को दिया जलता था। हर आंगन में एक छोटी सी रोशनी होती थी। आज रोशनियां ज्यादा हैं, लेकिन रात उतनी भरी हुई नहीं लगती। दादी ने कहा कि पहले लोग अंधेरे से डरते नहीं थे। अंधेरा बस एक पर्दा था जिसके पीछे आराम छिपा होता था। रवि ने नींद में हल्की सी करवट बदली। चारपाई ने धीमी आवाज की, फिर से सब शांत। दादी ने बताया कि इस आंगन ने कई बार इंतजार करना सिखाया है, फसल के लिए, खत के लिए, किसी अपने के लौट आने के लिए। उन्होंने कहा कि इंतजार दिन में भारी लगता है, लेकिन रात में वही इंतजार उम्मीद बन जाता है। हवा में कहीं दूर से गाय की घंटी की आवाज आई, बहुत दूर, बहुत धीमी। दादी ने उसे सुना और मुस्कुराई। दादी ने बताया कि जानवरों को रात का समय सबसे ज्यादा समझ में आता है। वे बिना घड़ी देखे जान लेते हैं कि कब रुकना है। उन्होंने कहा कि इंसान ही है जो रात में भी भागता रहता है, वरना रात तो ठहरने के लिए बनी है। रवि का चेहरा पूरी तरह शांत था। उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी। नींद उसे पूरी तरह थाम चुकी थी। दादी ने बताया कि इस आंगन में उन्होंने बहुत बार भविष्य की कल्पना की है, लेकिन भविष्य कभी साफ नहीं दिखा। जो साफ दिखा वह बस अगली सुबह थी। उन्होंने कहा कि शायद इतना ही काफी है, अगली सुबह का भरोसा। आंगन की दीवार के पास रखे मटके से ठंडक उठ रही थी। पानी अपने आप ठंडा हो गया था, जैसे रात ने उसे छू लिया हो। दादी ने कहा कि पहले लोग रात का पानी पीते थे, कहते थे इससे मन ठंडा रहता है। रवि की सांसों के बीच अब लंबे शांत अंतराल थे। वह बहुत गहरी नींद में था। दादी ने बताया कि उन्होंने इस आंगन में बैठकर अपने जीवन की हर उम्र को देखा है, बचपन, जवानी और अब यह ठहराव। उन्होंने कहा कि ठहराव भी जरूरी है, वरना इंसान खुद से आगे निकल जाता है। हवा अब लगभग बंद हो चुकी थी। पत्ते भी स्थिर थे, जैसे पूरा आंगन सुन रहा हो।
दादी ने बताया कि एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन रात आई और सुबह भी आई। उन्होंने कहा कि सुबह का आना ही सबसे बड़ा सबूत है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रुकता। रवि के होंठ हल्के से हिले, शायद उसने कोई पुरानी याद देखी। दादी ने कहा कि यादें भी रात में ही ठीक से आती हैं। दिन में वे डराती हैं, रात में सुलाती हैं। उन्होंने धीरे से जमीन पर हाथ फेरा। मिट्टी अब और ठंडी हो चुकी थी। दादी ने कहा कि ठंडी मिट्टी डर नहीं देती, वह बस यह याद दिलाती है कि आराम करना भी जरूरी है। आंगन में दूर कहीं से मुर्गे की बहुत हल्की सी आवाज आई। अभी सुबह दूर थी, लेकिन रात अपने आखिरी हिस्से में थी। दादी ने बताया कि इस समय की नींद सबसे गहरी होती है। जो इसे पाले वह बहुत कुछ भूल जाता है। रवि अब पूरी तरह सपनों के बीच था। दादी की आवाज अब उसे नहीं छू रही थी। दादी ने आखिरी बात कही कि जो इंसान रात को अपना लेता है वह दिन से नहीं डरता। इसके बाद वे चुप हो गईं। आंगन भी चुप रहा। रात ने सबको अपने भीतर समेट लिया। रात अब अपनी आखिरी परत खोल रही थी। अंधेरे में एक हल्की सी नरमी आ गई थी, जैसे दूर कहीं सुबह सांस ले रही हो। आंगन वैसा ही था, लेकिन उसकी चुप्पी बदल गई थी। अब उसमें इंतजार नहीं था, बस ठहराव था। रवि गहरी नींद में था। उसकी सांसें इतनी शांत थीं कि लगता था जैसे आंगन की हवा उन्हीं के साथ चल रही हो। दादी वहीं बैठी थीं, उसी जगह, जैसे रात ने उन्हें वहीं रख दिया हो। दादी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं लग रही थी। इस उम्र में नींद पूरी रात के लिए नहीं, बस थोड़ी थोड़ी आती है। बाकी समय यादें संभाल लेती हैं। उन्होंने बहुत धीरे से बोलना शुरू किया, इतना धीरे कि शब्द खुद से ही फिसलते चले जाएं। दादी ने कहा कि इस समय की रात उन्हें हमेशा खास लगती है। न पूरी रात, न पूरा दिन, बीच का समय। उन्होंने बताया कि इस बीच के समय में उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे साफ फैसले लिए हैं, क्योंकि तब मन न आगे भागता है न पीछे लौटता है। रवि ने नींद में हल्की सी गहरी सांस ली, जैसे शरीर ने कुछ छोड़ दिया हो। दादी ने कहा कि उन्होंने इस आंगन में बैठकर कई बार माफ किया है, खुद को भी और दूसरों को भी। दिन में यह काम मुश्किल लगता था। उन्होंने कहा कि रात इंसान को नरम बना देती है और नरमी में गुस्सा टिक नहीं पाता। हवा में अब ठंडक कम हो रही थी। मिट्टी ने अपनी नमी छोड़नी शुरू कर दी थी। आंगन की जमीन अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी। दादी ने बताया कि उन्हें सुबह से डर नहीं लगता। डर उन्हें दिन की भागदौड़ से लगता है। सुबह तो बस एक शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि जब वे छोटी थीं तब सुबह से पहले उठना बहुत आम बात थी। कोई अलार्म नहीं, बस शरीर खुद जाग जाता था। रवि के चेहरे पर नींद की गहराई साफ दिख रही थी। वह अब इस दुनिया में नहीं था। दादी ने बताया कि इस आंगन में उन्होंने कई सुबह देखी हैं, लेकिन सबसे प्यारी वही होती थीं जो बिना किसी काम की जल्दी के आती थीं। उन्होंने कहा कि सुबह अगर शांति से आए तो पूरा दिन वैसा ही रहता है। आंगन में रखे घड़े से पानी की ठंडी खुशबू आ रही थी। दादी ने उसे देखा, फिर जमीन की तरफ देखा। दादी ने कहा कि पानी और मिट्टी दोनों सुबह से पहले बात कर लेते हैं, इसीलिए खेतों में ओस गिरती है। उन्होंने बताया कि इस घर में कभी किसी ने सुबह से शिकायत नहीं की। शिकायतें दिन में होती थीं, सुबह बस स्वीकार की जाती थी। रवि ने नींद में हल्की सी करवट बदली। चारपाई ने बहुत धीमी आवाज की, फिर सब शांत। दादी ने बताया कि इस आंगन ने उन्हें सिखाया है कि हर रात का मतलब अंधेरा नहीं होता। कई रातें बस आराम के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि लोग इतिहास को हमेशा दिन से जोड़ते हैं, लड़ाइयाँ, घोषणाएं, बदलाव, लेकिन असली इतिहास रात में तैयार होता है, जब लोग तय करते हैं कि अगला दिन कैसे जिया जाएगा। हवा में अब कहीं दूर से चिड़ियों की बहुत हल्की सी आवाज आने लगी, बहुत दूर, बहुत धीमी। दादी ने मुस्कुराकर कहा कि सुबह की चिड़ियां सबसे ज्यादा धैर्य सिखाती हैं। वे शोर नहीं करती, बस संकेत देती हैं। रवि की सांसों में अब एक नई लय थी, जैसे नींद अपना आखिरी गहरा चक्कर पूरा कर रही हो। दादी ने बताया कि उन्होंने इस आंगन में बैठकर कई बार खुद को बूढ़ा होते देखा है, लेकिन डर नहीं लगा, क्योंकि हर उम्र को यहाँ जगह मिली। उन्होंने कहा कि जब इंसान किसी जगह में पूरा जीवन जी ले तो उम्र बोझ नहीं बनती। आंगन की दीवारें अब थोड़ी थोड़ी साफ दिखने लगी थीं। अंधेरा पीछे हट रहा था। दादी ने बताया कि उन्हें यह समय इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें कोई आवाज जोर से नहीं होती, सब कुछ धीरे धीरे होता है। उन्होंने कहा कि धीरे होना भी एक कला है जो रात सिखाती है और सुबह अपनाती है। रवि अब पूरी तरह स्थिर था। नींद अब उसके भीतर टिक चुकी थी। दादी ने बताया कि जब वे नहीं रहेंगी तो यह आंगन फिर भी रहेगा और कोई और यहाँ बैठकर यही हवा महसूस करेगा। उन्होंने कहा कि यही निरंतरता है, यही इतिहास है।
हवा अब हल्की सी गर्म हो रही थी। रात लगभग जा चुकी थी। दादी ने धीरे से अपने पैरों को समेटा, आंगन की मिट्टी को आखिरी बार छुआ। उन्होंने कहा कि हर रात कुछ न कुछ छोड़कर जाती है। आज की रात शांति छोड़ गई। रवि की नींद अब बिना किसी हलचल के चल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि थी। दादी ने आखिरी बात कही कि अगर रात आपको सुला दे तो सुबह आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपको जगाती है। इसके बाद दादी चुप हो गईं। आंगन ने भी अपनी सांस रोक ली। रात अब लगभग विदा लेने को तैयार थी। आंगन में अंधेरा हल्का पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग में थोड़ा धूसर मिला दिया हो। हवा में अब ठंडक नहीं, बल्कि एक सौम्य सी ताजगी थी। यह वही समय था जब नींद सबसे गहरी होती है और सुबह सबसे पास। रवि अब पूरी तरह से सपनों के भीतर था। उसका शरीर स्थिर था, सांसें धीमी और भरोसे से भरी हुई। दादी उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ एक शांत स्वीकार। दादी ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। आंगन वैसा ही था, लेकिन रोशनी बदल चुकी थी। यह बदलाव तेज नहीं था, बस महसूस किया जा सकता था। दादी ने बहुत धीरे से बोलना शुरू किया। आवाज में अब कहानी कम, अनुभव ज्यादा था। उन्होंने कहा कि यह समय उन्हें हमेशा सिखाता है कि हर अंत किसी शोर के बिना भी आ सकता है। रात ऐसे ही खत्म होती है, बिना किसी ऐलान के। उन्होंने बताया कि इस आंगन में उन्होंने बहुत बार सुबह से पहले अपने मन को साफ किया है। जो बातें रात भर भारी लगती हैं, वे इस समय हल्की हो जाती हैं। रवि की सांसों में अब कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वह पूरी तरह सुरक्षित नींद में था। दादी ने कहा कि इस घर ने उन्हें सिखाया है कि हर सुबह नई नहीं होती। कुछ सुबह बस पुरानी बातों को दोहराती हैं और वही सबसे सुकून भरी होती हैं। आंगन के एक कोने में रखे मिट्टी के दिए की राख हवा से हिल गई। राख भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार लग रही थी। दादी ने बताया कि जब वे छोटी थीं, तब सुबह से पहले घर की महिलाएं उठ जाती थीं। कोई आवाज नहीं, कोई बात नहीं, बस काम और सन्नाटा। उन्होंने कहा कि उस सन्नाटे में बहुत अपनापन होता था, जैसे सब एक दूसरे की नींद का ख्याल रख रहे हों। रवि के चेहरे पर नींद की गहराई अब और साफ दिख रही थी। उसकी पलकों में कोई हलचल नहीं थी। दादी ने कहा कि यह समय उन्हें हमेशा अपने जीवन के आखिरी दौर की याद दिलाता है। न पूरा अंधेरा, न पूरी रोशनी, बीच का रास्ता। उन्होंने बताया कि इस बीच के समय में डर टिक नहीं पाता, क्योंकि डर को या तो अंधेरा चाहिए या उजाला। यह समय दोनों से अलग होता है। हवा में अब पास के खेतों की गंध आने लगी थी, ओस की हल्की खुशबू। मिट्टी ने फिर से अपनी मौजूदगी जता दी। दादी ने कहा कि ओस गिरते समय खेत भी सांस लेते हैं और वही सांस इंसान को भी छू जाती है। रवि अब सपनों में कहीं बहुत दूर था, शायद उसी आंगन में, लेकिन एक और समय में। दादी ने बताया कि उन्होंने इस आंगन में बैठकर अपने जीवन की बहुत सी बातें स्वीकार की हैं, जो बदली नहीं जा सकती थीं। उन्हें ऐसे ही रहने दिया। उन्होंने कहा कि स्वीकार करना भी एक तरह का आराम है, जिसे रात ही सिखा सकती है। आंगन की दीवार पर अब रंग साफ दिखने लगा था। रात पीछे हट रही थी, बिना किसी विरोध के। दादी ने कहा कि उन्हें सुबह से पहले का यह समय इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई सवाल नहीं होता, सवाल दिन के होते हैं। उन्होंने बताया कि इस समय बस होना काफी होता है, कुछ करना जरूरी नहीं। रवि की सांसें अब थोड़ी बदलने लगी थीं, जैसे शरीर सुबह के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। दादी ने मुस्कुराकर कहा कि शरीर बहुत समझदार होता है, उसे बताया नहीं जाता, वह खुद जान लेता है। आंगन में अब दूर से साफ साफ चिड़ियों की आवाज आने लगी थी, धीमी, संयमित, सुबह की पहली निशानी। दादी ने बताया कि चिड़ियां कभी सुबह की जल्दी नहीं करती, वे बस समय पर आती हैं। उन्होंने कहा कि इंसान अगर समय पर आना सीख ले तो आधी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाएं। रवि ने नींद में हल्की सी गहरी सांस ली, फिर स्थिर हो गया। दादी ने कहा कि उन्होंने इस आंगन में बैठकर बहुत बार आने वाले कल की कल्पना की है, लेकिन कभी डर नहीं लगा, क्योंकि हर कल किसी न किसी रात के बाद ही आता है। आंगन की मिट्टी अब सूखने लगी थी, रात की नमी जा रही थी। दादी ने धीरे से जमीन को छुआ। उन्होंने कहा कि रात अपना काम कर चुकी है, अब सुबह की बारी है। रवि अब उस नींद में था जिसके बाद उठना आसान होता है, जिसमें थकान नहीं रहती। दादी ने आखिरी बात कही कि जो रात को पूरा सो लेता है उसे दिन समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिन खुद समझ आ जाता है। इसके बाद दादी चुप हो गईं। आंगन में अब सुबह की आहट साफ थी। सुबह अब आंगन में उतर चुकी थी। कोई तेज उजाला नहीं था, बस एक साफ रोशनी जो चीजों को वैसा ही दिखाती है जैसी वे हैं। मिट्टी अब सूख रही थी, लेकिन रात की खुशबू अभी भी बाकी थी। जैसे नींद के बाद भी सपने कुछ देर तक साथ रहते हैं। रवि की आंखें अभी बंद थीं,
नींद अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन टूटी नहीं थी। उसके शरीर में कोई भारीपन नहीं था, बस एक आराम था जो पूरी रात के बाद मिलता है। दादी धीरे से उठी। उनके कदमों में जल्दी नहीं थी। उन्होंने आंगन को एक बार फिर देखा, जैसे हर सुबह देखने से पहले विदा लेनी हो। दादी ने मन ही मन सोचा कि यह आंगन फिर एक दिन संभाल लेगा। हंसी भी, थकान भी और चुप्पी भी। रात का काम पूरा हो चुका था। हवा में अब चूल्हे के जलने की हल्की सी खुशबू घुलने लगी थी। कहीं दूर किसी घर से बर्तन खड़कने की आवाज आई। गांव जाग रहा था, लेकिन बिना शोर के। दादी ने आंगन के बीच खड़े होकर गहरी सांस ली। मिट्टी की खुशबू अब हल्की थी, लेकिन पहचानी हुई, जैसे कोई पुराना रिश्ता जो रोज न दिखे फिर भी साथ रहता है। रवि ने हल्की सी करवट बदली। उसकी नींद अब टूटने के करीब थी, लेकिन चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। दादी ने उसे देखा और हल्की मुस्कान आई। उन्हें पता था रात ने अपना काम ठीक से किया है। दादी ने सोचा कि हर पीढ़ी को यही चाहिए, एक ऐसी रात जो बिना सवाल किए थाम ले, और एक ऐसी सुबह जो कुछ मांगे नहीं। उन्होंने आंगन की मिट्टी पर आखिरी बार पानी के छींटे डाले। धूल बैठ गई, जमीन साफ लगने लगी। दादी ने कहा कि घर तभी जिंदा रहता है जब सुबह उसे साफ किया जाए, और मन तभी जिंदा रहता है जब रात उसे सुला दे। रवि की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उजाले से कोई चुभन नहीं हुई। उसने छत की तरफ देखा, फिर आंगन की तरफ। उसे लगा जैसे उसने बहुत लंबा सफर तय किया हो, लेकिन बिना कहीं गए। रवि उठकर बैठ गया। चारपाई की रस्सी ने आवाज की, लेकिन वह आवाज जानी पहचानी थी। दादी आंगन के कोने में थी, चूल्हे के पास। उनकी पीठ सीधी थी, लेकिन चाल में उम्र की धीमापन था। रवि ने कुछ कहा नहीं, जरूरत भी नहीं थी। सुबह में शब्द कम पड़ जाते हैं। दादी ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा कि हाथ मुंह धो लो। आवाज में आदेश नहीं था, बस अपनापन था। रवि उठा और आंगन पार करते हुए नल की तरफ गया। उसके पैरों के नीचे मिट्टी थी, ठंडी नहीं, गर्म नहीं, बस सही। उसने पानी से मुंह धोया। नींद पूरी तरह उतर गई। मन हल्का था। रवि को लगा जैसे उसने रात में बहुत कुछ छोड़ दिया हो। बिना जाने, बिना सोचे वह वापस आंगन में आया। दादी चूल्हे पर कुछ बना रही थीं। धुआं ऊपर उठ रहा था। रवि ने आंगन की तरफ देखा। वही जमीन, वही दीवारें, लेकिन अब सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। दादी ने कहा कि रात ने तुझे संभाल लिया, अब दिन तुझे संभालेगा। रवि ने सिर हिलाया। उसे समझ आ गया। आंगन में अब पूरी सुबह फैल चुकी थी। रात की चुप्पी जा चुकी थी, लेकिन उसका असर बाकी था। दादी ने चूल्हा बंद किया। धुआं धीरे धीरे हवा में घुल गया। उन्होंने आंगन के बीच खड़े होकर कहा कि मिट्टी की खुशबू हमेशा नहीं रहती, लेकिन जो एक बार उसे पहचान ले वह कहीं भी हो अकेला नहीं रहता। रवि ने आंगन में एक आखिरी नजर डाली। उसे लगा जैसे यह जगह अब उसके भीतर भी बस गई हो। सुबह आगे बढ़ रही थी। काम, बातें, आवाजें सब आएंगे, लेकिन रात अपना निशान छोड़ चुकी थी। आंगन फिर दिन का हो गया, और कहानी यहीं बहुत शांति से खुद को पूरा कर लेती है।